आज से हम कॉन्स्टिट्यूशन का जो है रेगुलर बैच स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। तो देखिए ये पहला लेक्चर है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहें तो ब्रिटिश इरा से ही या फिर ब्रिटिश लेगेसी से ही इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आया। लॉ बनाना हमने उन्हीं से सीखा। अब धीरे धीरे उनकी जो एस्पेक्ट थी, उनकी जो ज़रूरत थी, उसके हिसाब से ब्रिटिश लॉ बनाते गए और जो लॉ बनाया उसका जो मेन फोकस था वो ये था कि कैसे भी करके इंडिया से ज़्यादा पैसा लूटा जाए। अब उस पैसे को लूटने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को इस तरह से चलाया कि समाज का हर तबका उस लॉ से इफेक्टेड हुआ। तो आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हम यही देख रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप उन्होंने लॉ बनाया और कैसे एक सिस्टम आया जिसने कि आगे जाके एक पार्लियामेंट का फॉर्म लिया। उस पार्लियामेंट का जो फॉर्म लिया उसमें उन्होंने ये देखा कि कैसे एक सिस्टमेटिक तरीके से एक राज्य का, एक डिस्ट्रिक्ट का और एक देश का लॉ बनाया जाए और उस देश का जो लॉ बनाया जाए उससे उनकी जो है मनी एक्सट्रैक्ट करने की या फिर जो रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने की प्रॉपर मशीनरी बन जाए। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की जो हमारी पार्लियामेंट है या फिर आज का जो हमारा सिस्टम है उसको हम पहले समझते हैं और फिर देखते हैं कि आज का सिस्टम कैसे डेवलप हुआ। देखिए आज जो पार्लियामेंट है उसका पहले देखते हैं कि आज का जो हमारा पार्लियामेंट है तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। क्या मतलब होता है इसका? देखिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जो लेजिस्लेचर होता है वो लॉ बनाता है और एग्जीक्यूटिव उसी लॉ को इंप्लीमेंट करता है। लेकिन लॉ को बनाने वाले और लॉ को इंप्लीमेंट करने वाले होने तो अलग अलग चाहिए, लेकिन हमारा जो सिस्टम है उसमें लेजिस्लेचर के साथ एग्जीक्यूटिव अलग भले ही दिख रहा हो लेकिन वो इससे जुड़ा हुआ भी है। सेपरेशन ऑफ पावर पूरा नहीं है। जो लॉ बना रहा है उसी में से वो लोग हैं जो उस लॉ को इंप्लीमेंट कर रहे हैं और लॉ को इंप्लीमेंट करने वाली संस्था को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी। जिसमें कि हम जो एग्जाम हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपीएससी, आईपीएस, जितना भी है जीपीएससी और यूपीएससी, इसके थ्रू जितने सिविल सर्वेंट जो सेलेक्ट होते हैं वो भी इसका पार्ट बनते हैं, तो उस लॉ को इंप्लीमेंट करते हैं। तो इंडिया में हम जो स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, तो पावर जो है दोनों का है तो अलग लेकिन जुड़ा हुआ है। क्यों कि इसलिए जुड़ा हुआ है कि जो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो भी पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर है। हमारे इंडिया में अगर मिनिस्टर काउंसिल ऑफ लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति बन सकता है राज्यसभा के थ्रू, लेकिन फिर भी उसको 6 महीने के अंदर जो है राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ता है। अगर वो सदस्य नहीं बनेगा तो जो है उसका मंत्री पद चला जाएगा। ये आज का जो वर्तमान स्ट्रक्चर ऐसा ही है। तो जो मंत्री पद है उसको रखने के लिए हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इस लेजिस्लेचर से जोड़ देते हैं। अब ये जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ये कैसे आया यही हम आज जो है देखने वाले हैं। अब देखिए सर ये उस पर कैसे आएगा?
स्लाइड अलग थी ये तो। क्या हुआ सर? उसमें ब्लैंक स्लाइड नहीं थी। उसमें थी। अच्छा ओके, आगे आएगी ब्लैंक स्लाइड। तो ये इरेज कर दूँ पूरी? और इरेज ऑल। ये जो भी लिखवाया है मैं आपको फिर से लिखवा दूंगा, ये तो पास ब्लैंक स्लाइड। ठीक है ना? फिर से ब्लैंक स्लाइड पे आपको मैं फिर से लिखवा दूंगा। बंद कर दे सर, और कवर टाइप चालू कर दे। चलिए, अब देखिए, आप लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आपको यह भी पता चलेगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में कैसे आई और कैसे उसने यहां पे व्यापार शुरू किया। वो लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापार करने ही आए थे इस देश में, और जब व्यापार करने आए तो जो उनको धीरे धीरे जो इस सिस्टम से जो कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो उन्होंने यहाँ पे युद्ध करके इस देश को जीतना भी शुरू किया, और जीतना भी शुरू किया और रूल करना भी शुरू किया, और रूल करते के साथ साथ लॉ भी बनाते गए ताकि वो पूरा सिस्टम बन जाए। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसकी हम थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया कि कैसे जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने अलग अलग लॉ को इंप्लीमेंट किया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत है वो 500 पौंड से शुरू हुई थी, जिसमें कि 400 शेयर होल्डर थे। ध्यान से सुनिएगा, 1400 लोगों ने, हर व्यक्ति ने 500 पौंड दिए और एक कंपनी की शुरुआत की। ठीक है ना? और जो कंपनी की जो शुरुआत की, उन्होंने क्या किया, अब 400 के 400 लोग तो उसका मीटिंग में बैठ नहीं सकते, तो उन 1400 लोगों ने, 1400 पीपल ने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसको बोलते हैं, जो कि उस कंपनी को पूरा मैनेज करता है, उसमें 24 लोगों को बिठाया उन्होंने। अब ध्यान दीजिए, ये ब्रिटेन में है, इंडिया में नहीं है। अभी इंडिया में वो लोग नहीं आए, उन्होंने वहां जो है एक कंपनी बनाई और इस कंपनी के अंदर 24 लोगों को बिठाया कि ये पूरी कंपनी को मैनेज करेंगे। जब ब्रिटिश जो है ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, अब वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉलोनीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो जितनी भी कॉलोनी, जितने भी देश उन्होंने लूटे थे, और वहां से जो पैसा आ रहा था और पैसा जा रहा था, कैसे वो वहां के लॉ है, कैसे रूल्स है, कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पूरा का ध्यान जो है ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रखता था। अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी का है, यहाँ पे सरकार का कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है, ये उन्होंने खुद की कंपनी बनाई है। फर्ज कीजिए कि आज का जो रिलायंस है, रिलायंस एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाता है और जाके अमेरिका में अपनी एक कंपनी बना रखता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डायरेक्टली उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसका फ्रीडम है, वो कंपनी बना सकता है इंडिया में और वहां जाके व्यापार कर सकता है। अब तक कोई उसका गवर्नमेंट से लिंक नहीं है। उन्होंने बस एक चीज का ध्यान रखा है, उन्होंने गवर्नमेंट से कह दिया कि हम जो कंपनी बना रहे हैं और जो फॉरेन में उसकी ब्रांच लगा रहे हैं, आपको हमको मोनोपोली देनी है कि और कोई आके उसी प्रकार की कंपनी उस देश में ना लगा पाए। तो इस प्रकार का जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट और उस कंपनी के बीच में साइन हुआ, तो ये जो अगला पड़ाव था उसको एक प्रकार से मैग्ना कार्टा बोलते हैं। उस मैग्ना कार्टा का मतलब ये है कि एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट जिसमें कि पूरी कंपनी का जो है फॉर्मूलेशन चेंज हो जाए, पूरी कंपनी का मतलब कायाकल्प हो जाए, इसलिए इस प्रकार के इवेंट को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड और उस कंपनी के बीच में साइन हुआ, उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। उस कंपनी के बीच में ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके तहत उसको मोनोपोली दी गई कि आप जाके विदेशों में जहां भी अपनी कंपनी लगाओ, तो हम आपको मोनोपोली देती है कि दूसरे कोई वहां नहीं आएंगे। ठीक है ना? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली मिल गई, और मोनोपोली जब मिली तो उन्होंने अपना एक जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम ये था कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन, जितनी भी कॉलोनीज का मतलब जो देश उन्होंने जीते थे, तो जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां का है उसको देखता था ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वहां अभी तक वहां का गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही लेना देना था कि गवर्नमेंट ने उनको फ्रीडम दे दी कि जाओ आप कंपनी लगाओ, और कोई दूसरी कंपनी उस देश में नहीं आएगी। तो अब ये जो है, तो द फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी
एट द बांटूम, अब ध्यान सुनिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले इंडिया में नहीं आई थी। इंडिया में अगर आप हिस्ट्री में जब पढ़ोगे तो सबसे पहले पोर्तुगीज आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे और फिर फ्रेंच आए थे। तो अगर बात करें कि जो हमारा जो रूल बनाने का जो सिस्टम है, एक्ट बनाने का जो सिस्टम जो है, वो ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। और जब ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था, इसका मतलब ऑलरेडी यूरोपियन तो इंडिया में थे ही थे। आप लोग हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ेंगे ये सब। तो जब इंडिया में ऑलरेडी थे ही थे, तो उनकी जो ब्रांच, तो जो ब्रिटिश है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं आए, उसके पहले वो इंडोनेशिया में भी गए थे। इंडोनेशिया में जाके उन्होंने अपनी कंपनी लगाई वहां पे भी, और वहां पे कंपनी लगा के अपनी एक ब्रांच स्टार्ट की सूरत में। सूरत का जो हजीरा है वहां पे उन्होंने एक ब्रांच स्टार्ट की। तो बांटूम में उन्होंने, इंडोनेशिया के बांटूम में 1602 में कंपनी लगाई थी, और उसकी जो एक ब्रांच है सूरत में उन्होंने 1612 में खोली। तो अगर आपको प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश ने अपनी पहली कंपनी कहां लगाई, तो आंसर है सूरत। कब लगाई, तो आंसर है 1612, 1612। ओके, तो अगर वो कहता है कि क्या मसूलीपट्टनम में पहली कंपनी लगाई थी, तो नहीं, वो बात की थी, ठीक है ना। ब्रिटिश ने अपनी पहली कंपनी इंडिया में लगाई 1612, 1612 में, और सूरत के हजीरा में, ठीक है ना। तो वो उसकी ब्रांच थी और पहली कंपनी। और 1616 में उन्होंने सेकंड कंपनी लगाई मसूलीपट्टनम, जो आंध्रा का जो कोस्टल एरिया है वहां पे, ठीक है। उसके बाद देखें कि जो स्ट्रक्चर बनाया ब्रिटिश ने अलग अलग देशों में, उस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाया, उस स्ट्रक्चर का नाम रखा फैक्ट्री। अब हालांकि कोई प्रेजेंस ऑफ फैक्ट्री नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था कि वहां पे जाके फैक्ट्री खोली थी, उन्होंने उसको नाम रखा कि ये फैक्ट्री है। और फैक्ट्री इसलिए कि ग्रुप ऑफ द पीपल थे जो कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उस देश में, उस कॉलोनी में मेंटेन रखते थे। अब जो उस देश में ये लोग मेंटेन रखते थे, तो उस फैक्ट्री के अंदर कुछ सदस्य थे। उन सदस्यों की बात करें, कुछ मेंबर जो थे, 5 लोग थे उस फैक्ट्री में। और 5 लोग जो थे उसके अंदर जो है सबसे बड़ा जो है सीनियर मर्चेंट होता था, सबसे जो सीनियर मर्चेंट है। उसके बाद वहां पे एक जूनियर मर्चेंट होता था, ठीक है। उसके अंदर एक क्लर्क होता था जो सारा डॉक्यूमेंटेशन देखे। उसके बाद उसने टेक्नीशियन रखा, ठीक है ना, कि अगर कुछ सिस्टम बनाना है या फिर वहां जाके कैसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, स्ट्रक्चर क्या होता है, टेक्नीशियन रखा। और साथ साथ एक एजेंट रखा, जिसको हिंदी में अड़तिया बोलते हैं, ठीक है ना। एजेंट का काम ये था कि उस देश में जाके उस कंपनी की क्या क्या व्यापार करना है, वो वहां के राजा वगैरह से वो डिस्कस करते थे कि हम ये माल आपको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये एजेंट बनाया, और इनको जो रूल करने वाला, इन पांच लोगों को जो रूल करने वाला था, उसका नाम रखा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ध्यान से सुनिए, इस फैक्ट्री को गवर्न करने वाला लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और यही गवर्नर आगे जाके हमारा धीरे धीरे जितने भी एक्ट हैं उसमें यही एक लेफ्टिनेंट गवर्नर एक रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो अब बात करें कि हिस्ट्री ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। तो पहले तो हमने समझा कि ये कंपनी का स्ट्रक्चर क्या था, कंपनी कैसे इस देश में आई, उन्होंने कैसे व्यापार स्टार्ट किया। अब जब कंपनी इंडिया में आ गई तो उनको व्यापार करना शुरू किया। व्यापार करते गए धीरे धीरे उनको लगा कि कुछ ना कुछ हमको राजाओं से, यहाँ पे जो राजा थे उनसे कुछ समस्या आ रही, ठीक है ना। बंगाल में अपनी फैक्ट्री लगाई, वहां पे युद्ध हुए, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे। युद्ध हुए, बैटल ऑफ प्लासी जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो है फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ, ठीक है ना। तो वहां पे दीवानी राइट भी उनको मिले, दीवानी राइट, फिर सिविल राइट, ये सब लेते। तो राइट जब उनके मिलते गए, राजा को अपने अंडर में ले लिया, फिर उन्होंने यहाँ पे जो है एक मुफ्त व्यापार शुरू करना शुरू किया। अब वहां के राजा इनको तकलीफ दे नहीं सकते थे, क्योंकि उनको युद्ध में हार गए वो, ठीक है। अब जब हार गए बहुत ज्यादा, रॉबर्ट क्लाइव जो है बैटल ऑफ प्लासी जीतने के बाद, मैं उस समय की बात कर रहा हूं, 1765 की बात कर रहा हूं, जब रॉबर्ट क्लाइव, सॉरी 1757, जब रॉबर्ट क्लाइव बैटल ऑफ प्लासी को जीत के इंडिया से गया, उसके पास उस समय 10 लाख रुपए थे। और बर्गिंगम प्लेस जो है उसके सामने जाके जो है वो घर बनाने की सोचने लग गया। अब कंपनी इतना जब पैसा कमा रही है तो वो खटकने लग गया वहां की दूसरी कंपनीज को, और भ्रष्टाचार भी कंपनी में इतना बढ़ गया,
हर जो कंपनी का व्यक्ति था वो इंडिविजुअल व्यापार भी करने लग गया। तो जो क्राउन थे और वहां के जो लेजिस्लेचर थे उनकी नजरों में कंपनी आगे खटकने लग गई। जब खटकने लगी, इतना व्यापार हो रहा है, इतना पैसा आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो वहां के जितने व्यापारी थे उन्होंने गवर्नमेंट को शिकायत करना शुरू कर दी। बोले आपने इनको जो मोनोपोली दी है उसकी वजह से दूसरी कंपनी जो है वहां नहीं जा पा रही, तो कुछ ऐसा कीजिए जिसकी वजह से हम लोग भी वहां पे जा पाए। तो क्राउन ने कहा देखिए हमारी मोनोपोली जो इनको देने की हमने कुछ मैग्ना कार्टा साइन किया हुआ है, तो एज सच अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं कि कुछ रूल बना दे, कुछ एक्ट बना दे और कंपनी को अपने अंडर में ले लें। अब कंपनी को डायरेक्टली अपने अंडर में लेना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी थी और सोर्स भी बहुत था उसके पास और अपने बेस पे जीती थी भाई, तो उसको अवार्ड भी मिलना चाहिए। तो क्या किया उन्होंने, कुछ कुछ एक्ट बनाना शुरू किए और एक्ट बना के कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है धीरे धीरे उसको गवर्नमेंट ने अपने पास में लाया। तो ये ध्यान दिए, ये जितने भी एक्ट बन रहे हैं स्टार्ट में वो इंडिया में नहीं बन रहे, बट इंडिया को रेगुलेट करने के लिए बन रहे। इंडिया में नहीं बन रहे बट कंपनी को रेगुलेट करने के लिए बन रहे। कंपनी का चरित्र कैसा हो उसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट बन रहे। तो स्टार्ट में जितने भी एक्ट बने और जो चार्टर रखा उन्होंने कंपनी के सामने, तो इस प्रकार से जो एक्ट बने उनको चार्टर एक्ट कहते हैं। तो जितने भी एक्ट थे वो धीरे धीरे एक्ट बन के और एक सिस्टम तैयार होता गया। एक्ट बने वहां पे, इंप्लीमेंट हो रहे थे यहाँ पे। एक्ट बने इंग्लैंड में, उसका इंप्लीमेंटेशन इंडिया में हो रहा था। तो इंडिया में एक सिस्टम तैयार होता गया और वही सिस्टम आगे जाके धीरे धीरे एक पार्लियामेंट का फॉर्म लिया। और पार्लियामेंट का जब फॉर्म लिया तो आजादी के बाद उसी पार्लियामेंट में हमारा संविधान बना। तो बात समझने की ये है, तो हमको वो एक्ट पढ़ने की क्या जरूरत है जो वो हिस्टोरिकल है। देखिए उस एक्ट पढ़ने की जरूरत, सबसे बड़ी बात तो है कि एग्जाम में डायरेक्टली एक्ट पूछते हैं, और दूसरी बात कि अगर आप एक्ट नहीं पढ़ोगे तो हमको ये पता नहीं चलेगा कि आज का जो ये फाउंडेशन है वो बना कैसे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ, उसके बाद आंग्ल मराठा वॉर भी हुए, आंग्ल मैसूर वॉर भी हुए, और धीरे धीरे ये लोग जीतते गए। तो कंपनी में अभी हमने देखा जो एक क्लर्क की पोजीशन पे एक व्यक्ति था वॉरेन हेस्टिंग, वो बहुत ही विजनरी व्यक्ति था। कंपनी ने इंडिया में आके यहां का सिस्टम चलाने के लिए खुद के बेस पे कुछ लॉ ले आई वो। अब उस लॉ का डायरेक्ट फॉर्मेट तो नहीं था, बट इंडिया में जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, जो आज हम जिसको न्यायपालिका बोलते हैं, उसका फाउंडेशन रख दिया उसने। दो प्रकार के केस होते हैं, एक सिविल केस और एक जो है क्रिमिनल केस। और सिविल और क्रिमिनल केस जिसमें कि आज की बात करें कि एक जो वो मुद्दा दीवानी मुद्दा इसके कहते हैं कि हमारा, अगर सपोज मैं आपसे व्यापार कर रहा हूं और हम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ साइन हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने आपको ब्रीच कर दिया, तो इस प्रकार के मुद्दे जब जिस कोर्ट में जाते हैं उसको सिविल कोर्ट कहते हैं। और एक दूसरा मुद्दा क्राइम हो जाए, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का हत्या हो जाए, तो जो जिस प्रकार की न्यायपालिका में जाते हैं उसको क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं। तो उसका जो है एक छोटा सा फाउंडेशन जो है वॉरेन हेस्टिंग ने इंडिया में रख दिया। अब वो जो है उनको सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत कहते थे। अब जब लॉ भी आ गए 17 और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाना शुरू भी किया, तो वो लॉ का इंप्लीमेंट भी इंडिया में शुरू हो गया। जो लॉ या फिर जो सिस्टम वॉरेन हेस्टिंग ने तैयार किया वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट तो हो रहा था, लेकिन उसका कोई नाम नहीं था। ठीक है, उसको नाम दिया इंग्लिश गवर्नमेंट ने। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो 1773 में आया। तो सबसे पहला जो एक्ट है वो 1773 में आया। इसको देखिए, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर ये आपका जो हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो इतना बड़ा है, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि आज जो है यहां तक हम कंप्लीट करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853
जो अगर आप बात करें कि जो सन 57 की जो लड़ाई हुई उसके बाद जो अंग्रेजों को जो सेटबैक मिला, उसके बाद उन्होंने कंपनी को वहां से हटा के, जब कंपनी हटनी थी उसके पहले पहले जितने एक्ट बने वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो एक्ट आया वो 1773 में आया। उसके बाद 1784 में एक्ट आए, चार्टर देखिए ध्यान से देखिए। फिर उसके बाद 1784 में एक्ट आया, फिर उसके बाद उसी एक्ट का अमेंडमेंट किया गया, ठीक है ना। और जहां इंडिया में एक व्यक्ति, महान व्यक्ति उसको बोलते हैं अंग्रेजों के लिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस आया, उसकी हिस्ट्री देखेंगे। फिर चार्टर एक्ट 1333 देखिए, इन सब में 20-20 साल का गैप है। तो ये ऐसा क्या कारण है कि 20-20 साल के लिए एग्जैक्टली 20 साल का डिफरेंस रखा। और उसके बाद जब अंग्रेज 1857 की जो लड़ाई दी हमने की, उसके बाद अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी को हटा के रूल अपने हाथ में ले लिया, और जो है वहां की जो क्राउन है वो डायरेक्टली जो है इंडिया पर रूल करने लग गई। तो इतना जो परिवर्तन हुआ, तो 57 की लड़ाई के पहले जो एक्ट आए और 57 की लड़ाई के बाद जो एक्ट आए, उन एक्ट में क्या डिफरेंस है वो हमारी जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उसमें हम कवर करेंगे। तो आज जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम यहां तक देखेंगे कि जो है 1857, बैटल ऑफ 1857 के पहले जितना कुछ परिवर्तन आया और बैटल ऑफ 1857 के बाद जो परिवर्तन आया वो अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम देखते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वॉरेन हेस्टिंग जो है, जो कि उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में क्लर्क था, उसको हम बात करें कि जब वो बैटल ऑफ मराठा के साथ जो युद्ध में जीत गया, तो उसके बाद की बात करें उसको गवर्नर जब बनाया गया, तो उन्होंने अपना जो है सिस्टम पूरा हाथ में लिया, और इंडिया में उसने सिस्टम हाथ में लिया, लेकिन उस कंपनी को हाथ में लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो बात कर रहे हैं, चॉइस मेंबर की जो सदस्य थे, उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, कंपनी को गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया कि अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कुछ भी करेंगे तो हमको बताएंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो चॉइस मेंबर के सदस्य हैं वो इंडिया में कैसी पॉलिसी होगी वो निर्धारित कर रहे थे। अब वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, अब उनको गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, बोले तुम जो कुछ कर रहे हो हमको बताओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टू टेक द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए ध्यान से सुनिए, मैंने इस स्लाइड में आपको जो चीज हाईलाइट की है उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि प्रीलिम के अंदर ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपने नहीं समझा, ये हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट बताने का रीजन ये था कि क्यों ये एक्ट बने, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप किसका था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, कंपनी का नहीं था। कंपनी क्यों एक्ट बनाएगी, कंपनी को तो राज करना है, अपने पैसे लूटने हैं। एक्ट बनाया गवर्नमेंट ने, और फर्स्ट स्टेप था किसके द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग समझने के लिए ये समझ लीजिए कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है आज की, या तो उसको टाटा समझ लीजिए आप, या फिर रिलायंस समझ लीजिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये टाटा या रिलायंस है, इसको गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। अंडर में लेके ये बताया कि आप जो भी कर रहे हो हम आपको रोकेंगे नहीं, पर हमको बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बताना है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है किसी भी देश की हो, आज वर्तमान में हो या पास्ट में, डायरेक्टली कभी गवर्नमेंट कंट्रोल करती ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप आगे चलती है। गवर्नमेंट में और आर्मी में एक सिमिलरिटी है। आर्मी भालू की तरह आगे बढ़ती है, अप्रोच ऑफ बियर, धीरे धीरे कब्जे में लेती है, ठीक है। तो आपको कुछ करना है तो मुझे बताना है, रिलायंस को कुछ करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ करना है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना है। बस बताना है कि आपने क्या किया, हम कुछ नहीं कहेंगे आपको, ठीक है। तो इट रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे वर्ड है रिकॉग्नाइज्ड। हम आप क्या कर रहे हैं हम आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन जो कर रहे हैं उसको मान्यता दे रहे हैं कि हाँ चलो ये आपका अधिकार है,
ठीक है, तो आप जो कर रहे हैं वो आप हमको बताएंगे बस, और आप जो कर रहे हैं उसको हम मान्यता भी देते हैं कि ये आप काम ही करोगे, कि आप जो है उस देश के अंदर कैसे राज्य करना है वो भी आप डिसाइड करोगे, और आपके कौन से एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो है कौन से लोग आपको बिठाने हैं वहां पे अपना काम चलाने के लिए वो भी आप डिसाइड करोगे। बस हम आप उसको मान्यता दे रहे हैं कि आपने जो किया हम उस पर मोहर मार देंगे भाई ये लोग जो लीगल है। अरे वाह, कंपनी को मजा आ गया कि अब हम जो काम कर रहे हैं उसको अथॉरिटी और मिल गई, अब तो कोई रोक ही नहीं पाएगा, अब जो है हमको कोई परेशान नहीं करेगा। हमको जो है गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज कर दिया कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही भी है, हम अपने लोग बिठा रहे हैं वो सही भी है, और अब उसको कोई सवाल पूछेगा तो हमारे पास एक सर्टिफिकेट भी है कि ये गवर्नमेंट चार्टर एक्ट जो है 1773 के तहत हम जो कुछ काम कर रहे हैं उसका ये बैक है, उसका ये लीगल बैक है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो गवर्नमेंट है इसने बहुत ही चालाकी से कंपनी को अपने हाथ में लिया और इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसका मतलब कि ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो है पूरा सत्ता जो है पूरी कंपनी के हाथ में आ जाएगी। अब वहां पे जो जितने भी अफेयर हैं इंडिया में वो पूरे के पूरे ये कंपनी रेगुलेट करेगी, यानी कि पूरी सत्ता एक ही कंपनी के हाथ में। तो जब एक ही सिस्टम के हाथ में कोई भी सत्ता होती है तो उसको सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को रिकॉग्नाइज किया इंडिया के अंदर कंपनी का। इस एक्ट को अगर आप अच्छे से समझ गए, ध्यान से सुनिएगा, ये जो लेक्चर है और ये एक्ट बच्चों को जब समझ में नहीं आते हैं, आप हर साल का पेपर उठाइए, जीपीएससी का हो यूपीएससी का हो, हर साल क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करके ही आते हैं, भले ही पूरे साल उसको रट ले, क्योंकि रटने से ये क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। अगर आपने अच्छे से समझ लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बट अगर आपने नहीं समझा तो आप मान के चलो कि पूरा साल पढ़ोगे तो भी ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि ये जो एक एक उसके लैक्यूनास है, उसकी जो गहराई है, आपको हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्टिव से समझनी बहुत जरूरी। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले हिस्ट्री पढ़ाई। ठीक है, तो हम देखते हैं कि दे लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। कौन से एक्ट ने, ये क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है और आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधा, क्योंकि अगर आपने उसकी हिस्ट्री समझी हुई है तो आपको याद भी रखना नहीं पड़ेगा कि अरे भाई यहाँ पे तो किया ही क्या है, यहाँ पे तो कंपनी को बस बोल दिया कि तुमको जो करना है वो करो, बस तुम्हारे हाथ में रहेगा, हमने रिकॉग्नाइज कर दिया, और हमने रिकॉग्नाइज कर दिया यानी हमने एक्ट बना दिया, तो एक्ट सबसे पहले ये आया था, तो आंसर भी यही रहेगा। ठीक है, चलिए अब इस एक्ट की कुछ विशेषता देखते हैं हम। अब देखिए इस एक्ट के अंदर उन्होंने क्या किया, जो हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की थी, मैंने आपको बताया था कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उस फैक्ट्री का, उसको अब जो है एक्ट के तहत कुछ रिकॉग्निशन भी दे दिया कि चलो ठीक है, ये जो आपका व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं कि ये लीगल व्यक्ति है और जो है वो उनका रूल कर रहा है, तो आप उसको रोक भी नहीं सकते। तो उसने क्या किया कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको कह रहे हैं, उसको अब ध्यान से सुनिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। यानी कि पूरा बंगाल, जो कि आज का जो बंगाल है वो पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा 3 राज्य मिला के एक राज्य बनता था, अपने आप में पूरा देश था वो, मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द कंट्री था वो, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और गंगा का जो डेल्टा है उसकी जो गाद आती है नदी से वो पूरी वहां इकट्ठी होती है, वॉज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट। ठीक है ना, तो उसको जो है प्रॉपर एक नाम दे दिया एंड क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ध्यान से सुनिए, जितने भी वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो गवर्नर बना दिया तो वो क्या अकेला ही सब कुछ मेंटेन करेगा क्या? उसको लोग चाहिए अपने साथ में। अब एक काम किया कि चलो गवर्नर बनाया, उसके साथ में एक जो है कमेटी बना दी और उस कमेटी का नाम रखा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो है उस काउंसिल के अंदर जो है 4 लोग और बिठा दिए। ध्यान से सुनिए, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि 5 लोगों की फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, अब जो है 5 लोगों की फैक्ट्री के ऊपर बनाया था एक लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब यहां पे क्या किया, एक फिर से एक जो काउंसिल बना दी और उस काउंसिल के अंदर जो है उसको नाम रखा एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और जो गवर्नर जो है उसके अंदर बना दिए। और तो और
और मेंबर टू असिस्ट हिम, ताकि वो जो कि काम करे भाई, उसका डॉक्यूमेंट चाहिए, उसको कैसे राज करना है, क्या रूल निकालने हैं, कौन सा सर्कुलेशन निकालना है, सब काम वो थोड़ी करेगा, उसको असिस्टेंट चाहिए। तो फर्ज कीजिए कि आज जो मोदी है या प्राइम मिनिस्टर है, सारे काम वो नहीं कर सकता ना, उसको असिस्टेंट चाहिए। तो इसी प्रकार से गवर्नर जो है उसको असिस्टेंट बना दिए, ठीक है। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान से सुनिए, फर्स्ट सच गवर्नर जनरल पूछा है। हु वॉज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? नहीं, वाइसरॉय ऑफ इंडिया नहीं पूछा है, गवर्नर जनरल। ये प्रीलिम के क्वेश्चन है, मेंस में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेंगे, लेकिन जब पूछा है तो आपको नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट, ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और ये वही वॉरेन हेस्टिंग है जो पहले क्लर्क था, और ये वही वॉरेन हेस्टिंग है जिसके पास बहुत अच्छा विजन था। ये व्यक्ति ऐसा था जो एक सामान्य क्लर्क बन के इंडिया में आया, लेकिन लॉ को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे जुडिशरी बना जाए, उसका एक विजन था उसके पास। और इसीलिए उसको देखते हुए अंग्रेजों ने उसको जो है गवर्नर जनरल बना दिया। कि जो व्यक्ति उस समय जुडिशरी बनाने का विजन रखता है, देखिए ब्रिटिश जो है उनकी एक विशेषता थी, उनकी विशेषता ये थी कि जो व्यक्ति काम करता था उसको कभी वो अवॉइड नहीं करते थे। ये एग्जाम्पल मैं आपको बहुत जल्दी देने वाला हूँ, लेकिन ब्रिटिश की एक विशेषता थी कि जो व्यक्ति काम करता था, जिसके पास टैलेंट होता उसको रिकॉग्नाइज करते थे और उसको अवॉर्ड भी करते थे। तो उन्होंने देखा कि एक मामूली क्लर्क जो एक जुडिशरी बनाने की विजन रख सकता है, तो उसको एक स्टेट क्यों ना दे दिया जाए हाथ में। तो एक मामूली क्लर्क को जो है गवर्नर जनरल बना दिया, ठीक है। और उसने क्या किया देखिए, तो इट मेड द गवर्नर ऑफ द बॉम्बे। अब ध्यान से सुनिए, तो बहुत सारी जो अलग अलग प्रोविंस जो थी उस समय, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे कि बॉम्बे भी था, मद्रास भी था, ये प्रोविंस बोलते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट जो सीधी कंपनी डायरेक्टली रूल करती थी, उनको प्रोविंस बोलते थे। तो अब क्या बोल दिया कि गवर्नर ऑफ द बॉम्बे, गवर्नर तो था यहाँ, ये बंगाल का भी अलग गवर्नर था, बॉम्बे का भी अलग गवर्नर था, मद्रास का भी अलग गवर्नर था, लेकिन एक इस एक्ट के थ्रू काम किया कि वो जो बंगाल का जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल बना दिया। अब उसको जब गवर्नर जनरल बनाया, क्यों बनाया, उसका कारण ये था कि जो बॉम्बे और मद्रास है उसके जो गवर्नर है उनको जो है उसको भी जो वॉरेन हेस्टिंग के अंडर में रख दिया कि सबसे बड़ा सर्वे सर्वास तो यही है, ठीक है। तो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी उसके गवर्नर को इसके सबऑर्डिनेट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, जब भी इस प्रकार के वर्ड आए जिसमें सबऑर्डिनेशन, यूनिटरी, इस प्रकार की जो वर्ड आए जिसमें एक करने की बात आओ, तो जब एक करने की जब बात आती है तो इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जब बिखरने की बात आती है कि सब लोगों के पास जाता रहा सिस्टम, अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, तो उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन जब एक ही सिस्टम के पास सारा एडमिनिस्ट्रेशन जब आता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो गवर्नर जनरल जो है बंगाल का उसको बड़ा बना दिया, और मद्रास और बॉम्बे का जो गवर्नर था उसको उसके अंडर में कर दिया, ताकि वो जो है गवर्नर ऑफ बंगाल है वो ज़्यादा पावरफुल दिखे भी, और जो पॉलिसी वो बनाए उसको मद्रास और बॉम्बे में भी इंप्लीमेंट कर पाए, ठीक है। तो बात करें कि मद्रास और बॉम्बे, उसकी प्रेसिडेंसी का जो है गवर्नर को उसके सबऑर्डिनेट में डाल दिया। तो मैंने आपको पहले ही किया था, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और अनलाइक, देखिए ध्यान रखिए, अनलाइक का मतलब क्या है कि जो पहले कुछ था, अनलाइक द अर्लियर व्हेन द थ्री प्रेसिडेंसी वर इंडिपेंडेंट। तो मैंने आपको ये बता दिया कि जो अलग अलग प्रेसिडेंसी जो थी पहले इंडिपेंडेंट थी, उनका कोई लीडर ही नहीं था, कंपनी थी, कंपनी के लोग आ रहे थे। अब जो है बॉम्बे में कोई अलग कंपनी के लोग हैं वो अलग काम कर रहे हैं, मद्रास में कंपनी के लोग अलग काम कर रहे हैं, बंगाल में कंपनी के लोग अलग काम कर रहे हैं, कंपनी वही है, वही 24 लोग उसको संभाल रहे हैं, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया में आके तीनों अलग अलग लोग देख रहे हैं, तो अपने रूल भी अलग बना रहे हैं। तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। अब कंफ्यूजन हो रहा था उसका कारण ये था कि कोई तो कंपनी का पार्ट ज़्यादा कमा रहा है और कोई उसका नफ़ा कम दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ गया था, कंपनी के लोग बहुत भ्रष्टाचार कर रहे थे। आप सोचिए कि रॉबर्ट क्लाइव उस जमाने में इंडिया से 10 लाख रुपए लेके गया था, तो कितना नफा हो रहा था। तो एक प्रॉपर रेगुलेशन होने की कमी से ये तीनों प्रेसिडेंसी जो है अपना नफा अलग अलग बता रही थी,
और कोई प्रॉपर सिस्टम में नहीं था जिससे कि कोड ऑफ डायरेक्टर को पता चले कि इंडिया में हो क्या रहा है। तो उसको एक लाइन में लाने के लिए बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर में रख दिया। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, और इस कोड की क्या विशेषता है इस एक्ट की। अब देखिए, मैंने आपको बोला कि वॉरेन हेस्टिंग जिसने कि सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट बनाए थे, ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे वहां पर, वॉरेन हेस्टिंग ने बना रखे थे। लेकिन हम बात करें कि इंडिया में जब लॉ आने थे उसके पहले हर समाज का, हर धर्म का अलग लॉ होता था और उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की संस्थाएं भी अलग थी और इस प्रकार से बहुत ही कंफ्यूजन होता था। कंफ्यूजन होता था उनको, ब्रिटिश को। तो उन्होंने जो है एक काम किया कि कोड बना दिए। अब आप धर्म के हिसाब से चलाते रहो, लेकिन कम से कम ये तो पता रहेगा कि इस धर्म का कोड जो है केस इस केस में केस जो है इस कोड में जाएगा। ठीक है, तो उसको और फॉर्मलाइज करने के लिए इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है ना, ये न्यू दिल्ली नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। उस समय के सुप्रीम कोर्ट बना दी कलकत्ता में। ठीक है ना, कंप्राइजिंग 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जज। एक चीफ जस्टिस रखा और 3 लोग उसके साथ में और रखे, तो ये 1+3 की जुडिशरी बन गई। ठीक है ना। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उन्होंने किया, अब देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत करप्शन, इतना करप्शन, वो लोग पैसा इंडिविजुअल व्यापार करना शुरू कर दिए। इंडिविजुअल व्यापार भी करते थे, चीजें भी खरीद रहे थे, वहीं पे बेच रहे थे, पैसा कमा रहे थे और लाखों पति हो रहे थे। हर व्यक्ति जो कंपनी का था अपना अलग व्यापार कर रहा था, कंपनी को तो दे ही रहा था लेकिन ज्यादा व्यापार अलग भी कर रहा था, नुकसान भी बहुत हो रहा था। तो क्या किया, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट, जितने भी लोग थे, ऑफ द कंपनी फ्रॉम द एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड्स, कि खुद आप व्यापार नहीं कर सकते। और तो और क्या बोला, और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट, जो राजा लोग जो उपहार देते वो भी आप नहीं ले सकते, एंड ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स, यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो आपको कोई रिश्वत दे तो वो भी नहीं ले सकते थे। रिश्वत क्यों देने की जरूरत है, क्योंकि अब वहां पे कंपनी का राज आ गया, तो कंपनी जो है अब उसको बिठाना शुरू कर दिए अपने लोग। तो आपको कुछ भी काम करवाने के लिए वहां की कंपनी के लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी। तो इस एक्ट ने बोला कि अब आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके बाद की बात करें तो इट स्ट्रेंथन एंड कंट्रोल द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ध्यान से सुनिएगा, मैं बात कर रहा हूं ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, तो इस एक्ट के थ्रू, मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट ने उस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश की थी। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गवर्नमेंट है वो धीरे धीरे उस कंपनी को अपने कंट्रोल में ला रही थी। उनको तो पहले ही बताया, बस आप जो करना है वो कर दो, बस हमको कोई आपत्ति नहीं है, बस आप हमको बता दो। कंपनी को जो है एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि बस आप हमको बताओ, आप और तो और हम आपको लीगल रिकग्निशन भी दे देंगे। तो गवर्नमेंट का जो है क्या किया, उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया ओवर दी कंपनी। ठीक है ना, बाय रिक्वायरिंग अ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो 24 लोगों की संस्था है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जो है अब क्या करना है, गवर्निंग बॉडी ऑफ दी कंपनी जो थी उसको रिपोर्ट करना है, टू रिपोर्ट। बस आप जो कर रहे हो हमको बताओ, आप जो कुछ कर रहे हो हमको रिपोर्ट करो, हम आपको न तो इंटरफेयर करेंगे ना हम आपको पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, बस आपको हमको बताना है। और उस बताने के एवज में हम आपको रिकग्निशन भी दे देंगे कि यह काम जो आपने किया है ये सही है। और ना कोई दूसरी कंपनी आपको पूछेगी कि आप अकेली मोनोपोली से कैसे उस देश में कंपनी लगा रहे हो, ना कोई दूसरी कंपनी आके उस देश में व्यापार कर पाएगी। अरे वाह, तो बहुत अच्छा है।
ठीक है, तो अब क्या करना है, बस एक ही काम करना है, जो कुछ करो हमको रिपोर्ट करो, आपको कितना पैसा मिला, आपने कौन कौन से सिविल केस लड़े, आपके मिलिट्री वहां पे कैसे रह रही है, कैसे युद्ध कर रही है, किस देश से आपने, किस राज्य से युद्ध, मराठा से युद्ध किया या आंग्ल से युद्ध किया कि या फिर मैसूर से युद्ध किया, बस आप हमको बताओ, ठीक है। और इंडिया के अंदर जो भी अफेयर आप कर रहे हो, सिविल मिलिट्री, ये जितना भी आप तामझाम आप कर रहे हो, बस आप हमको बताओ। That is the only thing you have to do. You just report whatever you are doing in the India. You just report us. We will recognize you and we will give you a proper legal backing for your act. ठीक है ना, चलिए अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था ये जो एक्ट आया, इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के कुछ दायरे रखे गए कि आपको जो है, आपके पास कोई आएगा केस तो आप उसको हैंडल करोगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो हक थे वो डिफाइन नहीं किए थे, एरिया डिफाइन नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग की एक्टिविटीज पे भी सवाल करना शुरू कर दिया। अब लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग जो खुद जुडिशरी शुरू कर रहा है इंडिया में, उसको बनाई हुई सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछने जब लगेगी तो कंपनी के काम में इंटरफेरेंस लगेगा कंपनी को। और 1773 का एक्ट तो आपने इसीलिए बनाया था ना कि आप हमको इंटरफेयर नहीं करोगे, तो वहां पे जो है क्लैशेज होना शुरू हो गए कि वॉरेन हेस्टिंग कुछ लॉ बना रहा है और उस लॉ को जो है सुप्रीम कोर्ट काट रही है, वॉरेन हेस्टिंग कुछ रूल निकाल रहा है, उस रूल को सुप्रीम कोर्ट काट रही है। तो वहां पे जो है दो संस्थाओं के बीच में, उस काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, वहां पे जो है पॉलिसी का लेके एक क्लैशेस होना शुरू हो गए और जो भी पॉलिसी वो काउंसिल बना रही थी वो इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही थी। तो इस प्रकार के इवेंट को बोलते हैं पॉलिसी पैरालिसिस। तो इस प्रकार का जो पॉलिसी पैरालिसिस होना जब शुरू हुआ तो क्लैशेस होने शुरू हो गए। तो अब जो है, अब वॉरेन हेस्टिंग ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, आपने जो सिस्टम बनाया है, एक काम कीजिए, उस सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी कम कीजिए, और जो है हमारी एक्टिविटी में सुप्रीम कोर्ट ध्यान न दे पाए ये उस एक्ट में लिखिए। ठीक है, अब देखिए, पिट्स करके प्राइम मिनिस्टर बने इंग्लैंड में। अब देखिए, पिट्स जो है वो कोएलिशन गवर्नमेंट से प्राइम मिनिस्टर बने थे, जिसमें कि कंपनी के लोग भी थे। पिट्स के आंखों में कंपनी पहले से ही खटक रही थी। अब जब पहले से ही कंपनी खटक रही थी, लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट था और कोएलिशन गवर्नमेंट में कंपनी के भी लोग थे, तो वो ज्यादा कंपनी को डायरेक्टली रेगुलेट तो नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने एक एक्ट ले आया जिसने कंपनी के जो है पंख काटना शुरू कर दिया, कंपनी को जटायु बनाना शुरू कर दिया। कैसे कि आप जो कुछ काम कर रहे हो वो अब हमको प्रॉपर तरीके से, सिविल और पॉलिटिकल जितनी भी आपको फ्रीडम मिली है, आपको प्रॉपर तरीके से हमको बताना पड़ेगा, जो कुछ बताना पड़ेगा, और ये भी बताना पड़ेगा ये काम आपने किया क्यों। तो पिट्स ने जो कंपनी के कर जो है क्या पंख कुतरना शुरू किया। तो बोलते हैं कि पिट्स ने जो है कंपनी को जटायु बनाना शुरू कर दिया कि आपके पास पंख ही नहीं रहेंगे, आप पक्षी हो, पंख नहीं, किस बात के पक्षी। तो पिट्स ने जो है 1784 के अंदर अमेंडमेंट किया और क्या किया, देखिए, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, जो अब तक 24 मेंबर की जो संस्था है जो कि सब कुछ देख रही है, अब एक काम किया कि पिट्स ने जो है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो विलियम पिट्स जो थे, उन्होंने क्या किया, उस एक संस्था बनाई जिसका नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अब तक फ्री था, बोले अब तुम फ्री हो, ठीक है, अपना काम करोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम एक प्रॉपर संस्था बना रहे हैं जिसको कि आपको रिपोर्ट करना है कि जो कुछ आप एक्टिविटीज इंडिया में कर रहे हो उसका रीजन भी क्या है और क्यों आपने ऐसा किया, कितना पैसा आपको मिला, कितना आपने उसमें खर्च किया, सारी रिपोर्टिंग भी आप इस संस्था को करोगे जिसका कि नाम रखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो क्या करता था, ये जो है प्रोवाइड फॉर अ जॉइंट गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया बाय द कंपनी एंड द क्राउन। तो अब क्या किया उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, कंपनी के लोग भी रखे और क्राउन जो वहां की गवर्नमेंट है वो लोग भी रखे, ठीक है ना। तो उनको बोला कि आप जो कोड ऑफ डायरेक्टर है इसको रिपोर्ट करोगे। अब देखिए, क्राउन विद द गवर्नमेंट होल्डिंग द अल्टीमेट अथॉरिटी, और जो कुछ कंपनी करेगी अगर गवर्नमेंट ने मना कर दिया तो आप वो काम नहीं कर पाओगे। अल्टीमेट अथॉरिटी दे दी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। मैंने आपको बोला ना, काम कर रहे हो उसको रोकेंगे नहीं, पर अगर हमको गलत लगा तो रोक देंगे। आपका कलेक्शन क्या है वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमको लगा कि वो कलेक्शन का सोर्स गलत, हम रोक देंगे। तो पिट्स ने जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर क्राउन को अल्टीमेट अथॉरिटी और दे दी कि अगर आपने वीटो लगा दिया तो कंपनी ये काम नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। तो कंपनी को काम करने से रोका भी नहीं, और कंपनी को काम करने से रोकने के लिए वीटो पावर और दे दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। तो ऐसा सिस्टम, ध्यान से सुनिए, ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट हो रहा है, गवर्नेंस हो रहा है, लेकिन उस गवर्नेंस को चलाने के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी किसी को रिपोर्ट कर रही है। यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट कर रही है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है। तो यानी कि इंडिया के ऊपर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ऐसे प्रकार से दो दो गवर्नमेंट चल रही है। इस प्रकार को सिस्टम को बोलते हैं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सेट अप टू पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड कोर्ट ऑफ, अब ध्यान से सुनिए, 6 मेंबर, इसमें मेंबर रखे उसने कितने, 6। तो 6 मेंबर रखे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, वाज सेट फॉर द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। अब ध्यान से कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज का मतलब कौन से राज्य और प्रांत के साथ आपको युद्ध करना है वो हम बताएंगे, कि युद्ध नहीं करना है तो हम बताएंगे, कितना विस्तार करना है हम बताएंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो निर्धारित करेगी। और जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज दी फाइनेंशियल एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज, कि आप कितना पैसा कलेक्ट कर रहे हो हम नहीं रोकेंगे, लेकिन आप वहां पे राज्य में, इंडिया में कौन से देश के साथ युद्ध कर रहे हो और अपना कितना विस्तार बढ़ा रहे हो ये आप हमको बताओगे। तो इस प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोकने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। तो आप ध्यान से सुनिए, ऐसा सिस्टम जिसमें कि एक गवर्नमेंट कहीं पे शासन करे और दूसरी संस्था उस गवर्नमेंट को रेगुलेट करें, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर में आ गई अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इंडिया में, ध्यान रख रही है, इस प्रकार की गवर्नमेंट को बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। ध्यान से सुनिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डबल गवर्नमेंट, तो मैंने आपको बता दिया कैसे, कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसमें कि 24 लोग हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिपोर्ट कर रहे हैं, और पॉलिटिकल फंक्शन जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो कि 6 मेंबर की सदस्य है वो निर्धारित करेगी, और फाइनेंशियल यानी कि कितना पैसा कलेक्ट करना है, और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन जो है आपके कौन से लोग वहां बैठेंगे वो आप डिसाइड करोगे। गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट, तो इसको बोलते हैं डबल गवर्नमेंट। तो क्वेश्चन पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश द डबल गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एस्टेब्लिश द डबल गवर्नमेंट, तो उसका नाम था पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो एक्ट बनाया उसके थ्रू एक 2 संस्थाएं आई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नमेंट। अब ये जो सिस्टम है, जब तक भारत में 1857 की जो है लड़ाई नहीं हुई तब तक यही सिस्टम चलता रहा। अब इसी सिस्टम के अंदर बदलाव होते रहे, बट सिस्टम वही चलता रहा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया। ध्यान से सुनिए, ये यूपीएससी के अंदर डुअल कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये ऑफ का मतलब ये सिस्टम बनाया था ब्रिटेन में,
इंडिया में नहीं बनाया था। इंडिया में यहाँ पे आके कोई बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं बनाया था। ये सिस्टम वहीं चल रहा है, सारे लॉ एक्ट वहीं बन रहे हैं, वहाँ पे एक्ट बन रहे हैं, इंडिया में रूल हो रहा है। ठीक है, एंड दीज चेंजेस कंटिन्यू थ्रू दी 1858। ठीक है ना। तो जब 57 की लड़ाई हुई उसके बाद ये सिस्टम जाके टूटा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि द डबल गवर्नमेंट सिस्टम वाज ब्रोकन बाय द एक्ट ऑफ 1833, तो सीधी सी बात है, गलत हो गया। ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो आपको मैंने बोला ना, एक एक लाइन जो इस पीपीटी की है आपको वो समझनी भी है और याद भी करनी है। एक एक लाइन आपको समझनी भी है और याद भी करनी है, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन भी आ चुका है। साथ ही साथ अगर आपने इनको समझ लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा आज के सिस्टम को समझने के लिए। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है, कंफ्यूजिंग है, बाद में आएगा स्ट्रक्चर ऑफ एग्जीक्यूटिव, बट उसके पहले सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो यही पार्ट है। ठीक है ना। है बहुत सिंपल, लेकिन आज के कंपेयर करके जब उसको समझोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो अब देखिए, अब कंपनी क्या बोलती है कि जो कंपनी की जो टेरिटरी है इन इंडिया, कि जो कुछ आपने इंडिया में लिया है अब आपको एक नाम भी देना है उसको। ठीक है ना। उसको बोल दिया कि जो कंपनी की टेरिटरी अब से वो जो है वो क्या कहलाएगी, ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, कि है तो आपका, बस आप नाम हमारा लगा दो। मैंने आपको बोला था कि धीरे धीरे गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। पहले तो बोला कि जो करना वो करो, अब बोले कि एक काम करो, हमको नाम भी दे दो, मेरे नाम कर दो। जो जितना कुछ आपकी जमीन है उस वो जो है वो ब्रिटिश का पोजेशन इन इंडिया हो जाएगा। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम। अब देखिए, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन कंप्लीट कंट्रोल over the company's affair and its administration in India। अब ध्यान से सुनिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, फाइनेंस की बात नहीं की, एडमिनिस्ट्रेशन की बात की है। यानी कि अब जो है रूल करने के लिए आप करो, लेकिन जो है रूल करने के लिए वहां जो आदमी और जो लोग जाएंगे सिस्टम को चलाने के लिए आप चलाओगे, पर जो उस सिस्टम को चलाने के लिए जितने भी गवर्नर वगैरह होंगे उनको हम डिसाइड करेंगे, वहां पे लोग हम डिसाइड करेंगे। आप ध्यान से सुन रहे मेरी बात। धीरे धीरे करके कैसे कंपनी जो है उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो अपना कब्जा जमा रही है। ठीक है, उस कब्जा जमाने का रीजन है, इतना बड़ा सोर्स है इस देश में। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कंपनी जो है उसने जो है ब्रिटिश की जितनी भी टेरिटरी है उसको बोल दिया कंपनी को कि अब जितनी भी टेरिटरी आपके पास इंडिया में है उसका नाम रखोगे कि ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और साथ ही साथ बोला कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट कंट्रोल रखेगी एडमिनिस्ट्रेशन पे। यानी कि जो भी लोग वहाँ बिठाने हैं वो हम बिठाएंगे, जितने भी लोग हमको एडमिनिस्ट्रेशन में भेजने हैं हम डिसाइड करेंगे। आप तो बस अब पैसा कमाओ, हम पैसा कमाने का नहीं रोक रहे आपको। पहले बोला था कि आप हमारे अंडर में आ जाओ, हम आपको क्या करना है वो भी नहीं रोकेंगे। अब बोला है पैसा कमाओ, हम उसके लिए भी नहीं रोकेंगे। धीरे 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 जो ये पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से, यानी कि आज की रिलायंस के हाथ से पावर गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल भी आ गया किसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। अभी फाइनेंस की बात नहीं हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है कि ये कंट्रोल जो है हमको दे दो बस। ठीक है, चलिए अब उसके हमारा कंट्रोल आना चाहिए। अब 1814 में पिट्स इंडिया एक्ट आया। अब क्यों आया? पिट्स ने कंपनी के पर उतरना शुरू किए और अपना इंसान वहां बिठाना है, उसके लिए एक्ट बना दिया। अब किसको भेजे? ऐसा कौन सा व्यक्ति हो जो जाके वहां पे एक प्रॉपर सिस्टम शुरू कर दे जिससे कि मनी का जो सोर्स है एक परमानेंट हो जाए।
वहां पे रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का जो सोर्स है वो परमानेंट हो जाए, लूटने का एक प्रॉपर सिस्टम एस्टेब्लिश हो जाए, उसके लिए एक प्रॉपर क्वालिफाइड व्यक्ति चाहिए, और ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऑलरेडी अनुभव हो, ऐसा व्यक्ति जो जानता हो कि क्या करने की वजह से सिस्टम टूट सकता है, ऐसा व्यक्ति जो जानता हो कि क्या करने की वजह से हमारे हाथ से सत्ता जा सकती है, ऐसा व्यक्ति जो हर चीज को समझता हो कि कौन सी संस्थाएं, कौन सी इंस्टीट्यूशन ये हमारी जो सत्ता को स्ट्रांग करेगी और किनके स्ट्रांग होने की वजह से हमारा रिसोर्स एक्सट्रैक्शन करने का पावर बढ़ेगा। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चूज किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। अब देखिए, विजन जो है, आंखें सबके पास होती है, मैं हमेशा ये बताता हूं आपको, आप मेरी क्लास में जब पढ़ोगे, आंखें सबके पास होती है, विजन सबके पास नहीं होता है। और यहां पे विजन की शुरुआत हो रही है कि ब्रिटिश एक मुट्ठी भर देश ने पूरे विश्व में अपना कब्जा कर लिया। कैसे संभव था? संभव था कि उनके पास विजन था, संभव था क्योंकि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन करने का प्रॉपर चैनल था, संभव था क्योंकि उनको रूल करने के लिए मशीनरी बनानी आती थी, संभव था क्योंकि वो जो है टैलेंट को जो है मोटिवेट करते थे, और संभव था क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिकन रिवॉल्यूशन में यॉर्क विलेज में हार गए, और ध्यान से सुनिए, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ही वॉज अ कमांडर इन चीफ, अमेरिका में कमांडर इन चीफ था, युद्ध हार गया, अमेरिका हाथ से चला गया। अमेरिका हाथ से चला गया, ऐसे व्यक्ति को उन्होंने इंडिया में भेजा। कारण एक ही था, ब्रिटिश की सोच थी कि इस व्यक्ति को पता है कि क्या करने से सत्ता हाथ में से चली जाती है, उसका जो अनुभव है उसका इस्तेमाल करने के लिए इस व्यक्ति को उन्होंने इंडिया में भेजा। और इसकी हार का जो अनुभव था, उसने इंडिया में आके उस अनुभव को इतना प्रॉपर चैनलाइज किया, एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो आज तक इफेक्टिव है। ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो प्रॉपर संस्थाएं बना दी जो कि लूट पाए, प्रॉपर संस्थाएं बनाई जो कि जितना भी रिसोर्स है वो एक्सट्रैक्ट कर पाए और कोई सवाल भी ना खड़ा कर पाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया में भेजा। अब इसने क्या किया, देखिए, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ इन इंडिया। तो उसको जब बोला तो उसने एक ही बात बोली कि देखिए, जब एडमिनिस्ट्रेशन किसी और के पास है, मिलिट्री किसी और के पास है, तो जो ऑर्डर देता है और जो रूल करता है और जो लड़ाई कर रहा है, उसके अगर अंदर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो हम युद्ध हार जाएंगे। इसलिए आप पहले मुझे भेजने से पहले वहाँ का फाइनेंस सिस्टम तो दो ही दो, वहाँ का मिलिट्री चीफ भी मुझे बनाओ। ये शर्त उसने रखी, क्योंकि ये शर्त इसलिए रखी कि इसी कमी की वजह से अमेरिका जो है ब्रिटिश के हाथ में चला गया था। तो उसने क्या किया कि गवर्नर जनरल भी मैं रहूंगा और कमांडर इन चीफ भी मैं ही रहूंगा, सेना भी मेरे हाथ में रहेगी और वहां का फाइनेंस भी मेरे हाथ में रहेगा, रूल भी मैं बनाऊंगा, युद्ध लड़ने हैं वो भी मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जब इंडिया में भेजा तो ये दोनों पावर देके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भेजा। कंपनी भी उसके हाथ में और युद्ध करना है उसके हाथ में, डिसीजन भी मैं ले पाऊंगा, ऑन दी स्पॉट इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं करंट में। जब डिसीजन लेने का पावर और डिसीजन का इंप्लीमेंट करने का पावर हाथ में हो तो डिसीजन जल्दी जल्दी लिया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पावर उसके हाथ में। अब देखिए, उसने ही इज नोन फॉर दी हैविंग इंस्टीट्यूटेड लैंड, संस्थाएं बना दी, ध्यान दीजिए। उसके बाद जुडिशरी, लैंड का रिसोर्स कैसे लेना उसकी भी संस्था बना दी, जुडिशरी कैसे काम करेगी उसकी भी संस्थाएं बना दी, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे लोग होंगे कि कौन से लोग बैठेंगे वो भी बना दिए। रिफॉर्म एंड रीऑर्गेनाइज द ब्रिटिश आर्मी, वहां की जो आर्मी थी, कंपनी की जो आर्मी थी, उसमें कैसे कैसे लोग होंगे वो भी उसने डिसाइड कर लिया। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, सो ही लेड द फाउंडेशन,
द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू आउट इंडिया एंड वेरियस रिफॉर्म इन टू द कोर्ट। तो कोर्ट में भी रिफॉर्म किए, रेवेन्यू के भी रिफॉर्म किए और सर्विस के भी रिफॉर्म किए, प्रिवेल टिल द एंड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। तो जब तक ब्रिटिश इंडिया में रहे तब तक सारे वो जो रूल उसने बनाए थे वो इंडिया में रहे। आप जब भी एग्जाम दोगे तो हिस्ट्री के अंदर चांसेस बहुत ज्यादा हर साल रहते ही हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसको इंडिया में रिफॉर्म का जो है फादर कहा जाता है। ठीक है ना, ब्रिटिश इंडिया में जितनी भी रिफॉर्म ली उसने, उसका फादर कहने का रीजन हर क्षेत्र में उसने रिफॉर्म लाए। उसने लैंड से जो रेवेन्यू मिलता है वो कौन देगा, वो कैसे देगा वो डिसाइड किया। जुडिशरी में न्याय कौन देगा वो डिसाइड किया। कौन से लोग एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, कौन से लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, कौन से लोग दंड देंगे वो भी डिसाइड किया। हर क्षेत्र में रिफॉर्म करने की वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है इंडिया में रिफॉर्म का फादर कहा जाता है। और रिफॉर्म भी ऐसे कि जब तक ब्रिटिश का शासन रहा उसके द्वारा लिए गए रिफॉर्म को किसी ने चैलेंज भी नहीं किया, उसमें एड ऑन करते गए, हटाया किसी ने, अमेंडमेंट करके और उसको इंप्रूवाइज करने की कोशिश की होगी, बट उसके द्वारा जो लिए गए रिफॉर्म है उसको नल एंड वॉइड किसी ने भी नहीं किया। इसको बोलते हैं विजन। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अमेंडमेंट ऑफ 1786 एंड द लॉर्ड कॉर्नवालिस, उसके अंदर देखते हैं उसने क्या कहा। ही डिमांडेड द पावर ऑफ गवर्नर जनरल, ये हमने कवर कर लिया। एनलार्ज्ड द एम्पावर ऑफ हिम एंड स्पेशल केसेस, स्पेशल अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि मुझे अब मतलब जो सलाह लेने का टाइम नहीं है तो जो काउंसिल है उसको भी हटा सकता हूं मैं, सब कुछ पावर मेरे हाथ में। तो ओवरराइड, कैसे सुनिएगा, कौन सा गवर्नर जनरल इंडिया में था जिसने काउंसिल को ओवरराइड करने का पावर अपने हाथ में लिया, स्टार्ट किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुझे जरूरत नहीं है, अगर सडनली युद्ध हो गया तो युद्ध के लिए कौन से सैनिक जाएंगे, तो काउंसिल को पूछने की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसी इमरजेंसी के अंदर उस काउंसिल को ओवरराइड करने का पावर की शुरुआत किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ओवरराइड करने का, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ दिस काउंसिल एंड एक्ट इन हिज ओन स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के भाई अब तो युद्ध हो रहा है, अब तुमसे पावर थोड़ी लूंगा। क्योंकि वो युद्ध जब हारा था तो हारने का वन ऑफ द रीजन यही था कि उसको कब युद्ध और कितनी सेना इकट्ठी करनी है यूएस में, वो हर बार उसको काउंसिल को पूछना पड़ता था। और सडनली जब वॉर हुआ, जब चारों ओर से वो घिर गया, तो जब वो घिरा हुआ था तब तक परमिशन भी नहीं आई थी। अमेरिका जैसा कॉलोनी ब्रिटिश के हाथ से चली गई, तो ये उसका अनुभव है, उसने अपने यहाँ पे इस अनुभव का इस्तेमाल किया। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखते हैं द एक्ट ऑफ 1785 was given him a power of working as both, ध्यान से देखिए मैं बोथ पे गोला कर रहा हूं, बोथ गवर्नर जनरल भी बना और कमांडर ऑफ चीफ भी बना। आर्मी भी अपने हाथ में, एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में। ठीक है, चलिए अब कुछ रिफॉर्म उसने लिए। तो क्या किया कि दस बाय एक्ट ऑफ 1786 कॉर्नवालिस बिकम द फर्स्ट इफेक्टिव, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट इफेक्टिव ऐसा व्यक्ति जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, रूल बना ऑफ ब्रिटिश इंडिया अंडर द ऑथोरिटी ऑफ, किसकी ऑथोरिटी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मैं यहां पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही तो भेज रहा है लोगों को। लोग हमारे होंगे, पैसा तुम्हारा होगा, कलेक्शन तुम करोगे, कितना तुमको रखना है वो तुम रखोगे, लेकिन हमारे व्यक्ति होंगे ताकि हमको सब पता रहे कि तुम्हारा कितना पैसा मिल रहा है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने भेजा था उसको
एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए फाइनेंस पावर अभी भी जो है कंपनी के पास रहेगा। लेकिन आप बात समझिए कि जब लोग ही हमारे रहेंगे तो कितना पैसा आएगा, तो कंपनी कितना कमा रही है वो सारा का सारा की सारी डिटेल जो है हमेशा गवर्नमेंट के पास रहेगी। तो यही चीज़ आगे जाके बदलती रही और धीरे धीरे जब 1857 का वॉर हुआ तब कंपनी जो कुछ करती थी सब गवर्नमेंट को पता था, कंपनी का जितना भी प्रॉफिट था सब गवर्नमेंट को पता था, और लास्ट में एक्ट लाते लाते कंपनी को नल एंड वॉइड कर दिया और कंपनी को ही इस देश से हटा दिया। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो है उसको डायरेक्ट रिपोर्ट करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो अपने बंदे भेज रहा था, अपने लोग भेज रहा था। और उसके बाद करे एंड द कोड ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है क्या, इसलिए क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर जो 6 मेंबर है उसमें कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के भी लोग थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, चलिए उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो है बनारस के अंदर एक संस्कृत कॉलेज बनाया। ये जो भी स्लाइड में एक एक पॉइंट है आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप सिर्फ पीपीटी ही पढ़ लोगे तो भी आपका एग्जाम का सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बनारस में संस्कृत कॉलेज किसने बनाया, किसने उसका फाउंडेशन रखा, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। उसके बाद फॉर हिंदूज एंड द टुडे जिसको बोलते हैं कि द गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जो है इन बनारस, एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश द मिंट कॉलेज एट कलकत्ता। कलकत्ता मिंट बनाई एक, जो कि सिक्के छापती है टकसाल। ठीक है ना, तो बनारस में संस्कृत कॉलेज बनाया हिंदूज के लिए, कलकत्ता में मिंट बनाई। ठीक है ना, चलिए उसके बाद बात करते हैं जब लॉर्ड कॉर्नवालिस का सवाल इतना जरूरी है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या रिफॉर्म लिए उसी को बताना पड़ेगा हमको उस क्वेश्चन में, कि क्या क्या रिफॉर्म लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लिए। इसलिए उसको फाउंडिंग फादर बोलते हैं ऑफ रिफॉर्म इन इंडिया। तो हमको सारे रिफॉर्म दिखाने पड़ेंगे। तो लैंड रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, जुडिशरी रिफॉर्म, सिविल सर्विस रिफॉर्म, जो कुछ उसने लिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैंड रिफॉर्म जो है एक सिस्टम लाया जिसमें कि उसका नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट। अब देखिए परमानेंट क्यों, जमींदार जितना भी मुनाफा कमाते थे या जितना भी अपना आगे किसानों से उनको जो पैसा मिलता था उसका एक प्रॉपर नफा दिखाते नहीं थे। तो अंग्रेजों को पता ही नहीं चलता था कि कितना नफा हो रहा है। तो वो जब रैंडमली मर्जी से तो बोले हाँ इस बार तो हमको इतना ही फायदा हुआ तो आप इतना ही रखो, तो बोले नहीं, आपको हम जब अब जमींदारी का हक दे रहे हैं तो आपको हमको हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट देनी पड़ेगी। अगर आप वो अमाउंट आप नहीं दे पाए तो एक क्लॉज रखा उसको कि सनसेट क्लॉज रखा, कि उस दिन सपोज करो कि 31 तारीख को महीने की शाम को 7 बजे जब सनसेट हो जाएगा उससे पहले आपने हमको अगर रेवेन्यू नहीं दिया तो दूसरे दिन आपको जमींदारी का कलेक्शन करने का अधिकार आपके हाथ से चला जाएगा। इस प्रकार के सिस्टम में जिसमें कि हर महीने आपको पर्टिकुलर अमाउंट गवर्नमेंट को देना है उसको बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, कि फिक्स कर दिया। ताकि आप परमानेंट कर दिया तो मुझे पता रहेगा ना मुझे महीने के पैसे कितने मिलने वाले हैं, तो आगे कितने खर्च करने वो भी मैं डिसाइड कर पाऊंगा। तो इस प्रकार के सेटलमेंट को बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें क्या किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन बंगाल, ध्यान से सुनिए, एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया का मैप बनाए अच्छा ही बना है, खराब नहीं। इंडिया की बात बनाए तो आज जो है ये जो बंगाल है उस समय ये पार्ट भी जो है इंडिया में ही था। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये पूरा जो देखें अपने आप में एक देश कह सकते हैं।
इस पूरे पार्ट का लैंड रेवेन्यू का सिस्टम जो था बंगाल के अंदर, उस पूरे बंगाल के पार्ट में और तो वेस्टर्न सेक्टर जितना भी था और कुछ पार्ट ऑफ ये, तो उसके अंदर जो लैंड रेवेन्यू था वो पूरा परमानेंट सेटलमेंट बना दिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और बोला कि इस सिस्टम में कि जमींदार जो थे उनको बोल दिया कि जो जितनी भी जमीन है उसके मालिक अब आप हो। उसको लैंडलॉर्ड बोल दिया। जितने भी जमींदार थे पहले, वही जमींदार जो मध्यकालीन युग में थे, जो कलेक्शन करते थे, जो चौधरी वगैरह थे, अब उनको बोल दिया कि आप जो है लैंड के मालिक भी आप हो। और जो उस पर काम कर रहा है, खेती जो कर रहा है, उसको जो है उसको बोल दिया कि ये टिनेट है। ठीक है ना। तो आपका काम है जितनी भी खेती हो रही है उससे जितना भी अनाज निकल रहा है और जितना भी रेवेन्यू है आपको आपको कलेक्ट करना है। उसके अंदर आपको जो है 11% रखना है और रिमेनिंग 89% जो है वो हमको देना है। ठीक है ना। तो इन दिस जमींदार और लैंडलॉर्ड वर मेड द ओनर ऑफ द लैंड। ध्यान से सुनिएगा, ओनर बना दिया कि अब आपकी जमीन जो है वो भी आपकी हो गई। ठीक है ना। तो उनको ओनर बना दिया और साथ ही साथ बोला कि जहां पे जो किसान है जो काम कर रहे हैं उनको टिनेट्स बना दिए, यानी कि वो मजदूर है। उसके बाद द जमींदार हैड राइट टू एविक्ट द फार्मर्स एट एनी टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जमीन आपकी है तो जो टिनेट्स है वो जो काम कर रहे हैं फार्मर्स, उनको आप कभी भी निकाल सकते हो, दूसरे भी ला सकते हो। ये आपको देखना है क्योंकि आप उसके मालिक हो। ठीक है ना। समझ लीजिए कि घर आपका है तो आप उस घर के मालिक हो और आपने किसी को किराए पे दिया है, तो आपका अधिकार है कि जब भी आपको मर्ज करे, नहीं बने तो उसको निकाल दो, दूसरा ले आओ। ठीक है ना। जमीन के हक किसानों के हाथ से ले लिए और जमींदारों के अंदर दे दिए। सॉरी, जमीन के हक जो है किसानों के हाथ से ले लिए और जमींदारों को दे दिए, और वहाँ के जो किसान थे उनको बोल दिया कि ये मजदूर है, यहाँ पे ज़मीन की मजदूरी करेंगे और आपको कितना देना है वो आप डिसाइड करो। जितना रेवेन्यू मिलेगा उसका 89% आपको हमको देना है और 11% आपको रखना है। अब जितना रेवेन्यू मिलेगा वो भी आपको बताना है कि सपोज जितना भी आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट रख दी, ठीक है ना, कि इस सीजन में इतना आता है, एवरेज रखा 5 साल का, कि आपको ये नहीं देख, हमको तो बस ये मतलब है कि इतना आता ही है, ये मान के चलो। अगर आपने नहीं दिया तो आपको जमींदारी का हक जो है आपके हाथ से ज़मीन चली जाएगी, और जितना कलेक्शन है उसका 89% आप हमको दोगे, 11% आपका। ठीक है। तो इंडिया के इस पार्ट में ये सिस्टम शुरू किया। ठीक है, चलिए ठीक है। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर द टर्म्स ऑफ 10 ईयर्स। ध्यान से सुनिए कि आपको 10 साल तक इतना रेवेन्यू हमको देना ही है। 10 ईयर्स, फिर से मैं गोला कर रहा हूं, ध्यान सुनिए कि 10 साल तक ये करना। उसके बाद जो है हम फिर देखेंगे कि 10 साल के बाद क्या होता है। 10 साल के बाद आपको 12% देना है या 12% करना है या फिर 88% हमको रखना है। दैट वी विल थिंक अबाउट आफ्टर 10 ईयर्स। बट अप टू 10 ईयर्स हमारी तनख्वाह भी फिक्स हो जाएगी, हमारे खर्चे कितने हो रहे हैं वो भी हमको पता रहेगा, फ्यूचर में क्या खर्चा करना है, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना है, ये सब हमको पता रहेगा। ठीक है। तो एक परमानेंट लैंड सेट सिस्टम ले आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा भी प्रॉपर चलता रहे, प्रॉपर तनख्वाह भी हम देते रहे। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा कि तनख्वाह देने का जो सिस्टम है, तनख्वाह, अंग्रेजों ने उसको उसकी नई परिभाषा रखी कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया था, इसके अंदर 24 मेंबर है और इसके अंदर 6 मेंबर है। ये लोग जो है ब्रिटेन में है, वहां से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं। चूंकि वहां से बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया को, अब ध्यान से सुनिए, इंडिया को ऑपरेट कर रहे हैं लूटने के लिए, तो ये इंडिया का फर्ज बनता है कि हमको तनख्वाह दे। तो इनकी जो लूटने की तनख्वाह है, ध्यान से सुनिए, हम आपको लूट भी रहे हैं उसके लिए तनख्वाह भी लेंगे। हम आपसे लूट रहे हैं इसलिए आपसे हर मंथ एक जो है प्रॉपर जो है हमको आपको पेंशन भी देनी पड़ेगी। इतना प्रॉपर सिस्टम, लूटने के भी नए नियम। तो इंडिया से इनको लूटने की तनख्वाह भी मिलती थी।
दैट वाज यूनिक। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि अगर ये तनख्वाह प्रॉपर नहीं मिलेगी, तो अगर प्रॉपर लूट नहीं पाएंगे तो प्रॉपर तनख्वाह भी इनको नहीं मिल पाएगी। इसलिए बोला कि परमानेंट सेटलमेंट से हमको पता रहेगा कि हर महीने हमको कितना पैसा मिलता है, और 10 साल तक हमने ये सिस्टम जो बनाया है उस सिस्टम में हमको कितना पैसा और आगे बढ़ सकता है, तो वो भी हम डिसाइड करेंगे। 10 साल के बाद उसको चेंज करेंगे, लगेगा तो और बढ़ा देंगे, कम करने का सवाल नहीं। सो दिस सिस्टम एक्सेलरेटेड, ध्यान से सुनिए, और जैसे ही ये सिस्टम शुरू हुआ तो कमाई जो है बहुत बढ़ गई एकदम से, क्योंकि अब तो प्रॉपर पैसा मिलना शुरू हो गया, प्रॉपर मंथली, कोई डाउट नहीं रहेगा, हर महीने इतना पैसा ही आएगा। अगर इतना पैसा नहीं आएगा तो आपको जमींदारी का हक चला जाएगा। बस हिस्टोरिकल एकदम से कमाई बढ़ गई, क्योंकि इससे पहले जो करप्शन हो रहा था, जो इंडिविजुअल लोग जो करप्शन कर रहे थे, खुद का व्यापार चला रहे थे, उनके ऊपर पूरा बैन लगा दिया कि आप कर ही नहीं पाओगे ऐसा आप। ठीक है ना, क्योंकि जो जमींदार का जो रिलेशन था इंडिविजुअल व्यापारियों के साथ, वो रिलेशन ही तोड़ दिया। उनको बोल दिया कि जमीन ही तुम्हारी है, तुमको डिसाइड करना है, तुमको हमारे कंपनी के लोगों से मिलना ही नहीं है, तुमको जो है सीधा हमको रिपोर्ट करना है, सीधा हमको पैसा देना है। आप नहीं दे पाओगे, जमीन आपके हाथ से गई, तो वो क्यों करेगा उन लोगों से संपर्क? ठीक है ना। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर किसी चीज की डिमांड मार्केट में है ही नहीं, तो वो चीज मैं बनाऊंगा ही क्यों? तो अगर वो लोग जो है अगर उनसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो करप्शन होगा क्यों? ठीक है ना। तो हम बात करते हैं कि एक्सेलरेटेड द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि कैसे परमानेंट सेटलमेंट से एक प्रॉपर रिसोर्स हो गया लैंड रेवेन्यू का। अब बात करते हैं सर्विस रिफॉर्म की। ये सर्विस का मतलब वही जो सिविल सर्विस जो है, सिविल सर्वेंट, यहां पे जो लोग जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे कलेक्टर रूल करेगा, कैसे डीएम बनेगा, कैसे डीएम जो है गोली चलाएगा, ये सारा सिस्टम सिविल सर्वेंट जो है उनका भी सिस्टम में रिफॉर्म कर दिया उसने। आप ध्यान से ये कि पहले जो कलेक्टर था, इससे पहले वो क्या करता था कि लोगों को गलती करने पे सजा भी देता था। ठीक है ना, तो पनिशमेंट भी उसके हाथ में था, और साथ ही साथ कलेक्टर का मतलब ही ये कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम भी उसके हाथ में था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने देखा कि इसके पास तो बहुत वर्कलोड बढ़ गया, अब इतना जब ये दोनों काम करेगा तो हमारा उद्देश्य तो पैसा कमाना है ना, तो ये काम करेगा तो ये काम नहीं कर पाएगा। तो उसने बोला कि अब डीएम जो है आपका ये पावर ही खत्म है, तो डीएम के हाथ से पनिश करने का पावर ही ले लिया उसने। आपका काम पनिशमेंट है ही नहीं, आपका काम सिर्फ रेवेन्यू करना है, ताकि आप पैसा कलेक्ट करने पे ही ध्यान दो बस। तो उसने क्या किया, टू रिड्यूस द करप्शन इन द कंट्री, कॉर्नवालिस वाज गिवन द ऑथोरिटी, कौन सी ऑथोरिटी, टू सर्विस ऑफर बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी लोग जो करप्शन कर रहे थे उसको हटाने का ऑथोरिटी भी उसको दी। तो उसको हटाने की अथॉरिटी दी, तो उसके बाद जो है पहले ही अपना एक्सपीरियंस था कि जो लोग हैं इनका, जो कंपनी के जो लोग हैं इनका वहाँ के लोकल से जितना कांटेक्ट होगा तो ही करप्शन बढ़ेगा, और हमारा जो रेवेन्यू है वो कम होगा, इसलिए इनका कांटेक्ट ही तोड़ दो। ठीक है। उसके बाद बात करें, ही एस्टेब्लिश रूल्स विच अलाउ ओनली क्वालिफाइड पर्सन, ध्यान से सुनिएगा, ओनली क्वालिफाइड पर्सन टू गेट इनटू द सर्विस इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कनेक्शन। मैंने पहले ही बता दिया कि लोगों के कोई कनेक्शन हो या फिर हायर अथॉरिटी से कनेक्शन देखना ही नहीं है, बस आपको एक प्रॉपर एक क्वालिफाइड व्यक्ति होगा तो ही उसको जो है जगह मिलेगी। लेकिन वहां पे भी ब्रिटिश ही रहेंगे, इंडिया के लोग नहीं रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन में लोग तो सारे उनके ही होंगे, बट क्वालिफाइड होने चाहिए, और हायर अथॉरिटी का कोई भी कनेक्शन क्यों ना हो, आपको उस पोस्ट पे मैं नहीं बिठाऊंगा। आपके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको कलेक्शन करने की क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आपको वहां पे नेपोटिज्म नहीं चलेगा।
नेपोटिज्म का मतलब भाई भतीजावाद, अपने ही लोगों को बिठा दो, नहीं, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति है वो प्रॉपर क्वालिफाइड होगा तो ही उसको सीट मिलेगी। उसके बाद जो है टॉप पोस्ट जो रखी, टॉप पोस्ट जितनी भी जो थी वो सारी की सारी यूरोपियन को बिठाया उसने, वहां पे इंडियन एक भी नहीं। तो टॉप पोस्ट जो थी वो रिजर्व्ड, ध्यान से सुनिए, फॉर द यूरोपियंस, वेयर इज इंडियन। अब देखिए चपरासी, फाइल यहां से लेके वहां ले जाने वाला क्लर्क, ये जो लोअर तबके की जितनी भी पोस्टें थी वो सब इंडिया के लिए रखी। पियोन जितने भी देखे थे, ठीक है ना, ऑफर टू ग्रेड पोस्ट सच एज पियोन्स एंड क्लर्क्स, ये मिल जाती थी तो भी बहुत गर्व की बात समझ रहे थे उसके में, ठीक है ना। चलिए, तो सर्विस के अंदर भी रिफॉर्म ले आया वो। उसके बाद प्राइवेट ट्रेड ऑफ कंपनी वाज एबॉलिश्ड कंप्लीटली। प्राइवेट ट्रेड मतलब इंडिविजुअल तो कोई व्यापार कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसके बारे ऐसा करने से क्या हुआ कि जितना भी माल बिक रहा है इंडिया में, ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट के पास जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं उसने सर्विस रिफॉर्म देख लिए, अब हम जुडिशियल रिफॉर्म देखते हैं। तो कॉर्नवालिस एस्टेब्लिश कोर्ट्स, कोर्ट्स तो उसने ही बनाए इन द डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस एंड स्टेट, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें बंगाल की, तो बंगाल अपने आप में देश ही था, क्योंकि आज का जो बंगाल है, उस समय का जो बंगाल था, उसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों राज्य मिलकर उस समय बंगाल कहलाते थे। तो हम कह सकते हैं कि अपने आप में देश ही था। तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस और स्टेट में सब जगह कोर्ट बना दी, और जो हाईएस्ट कोर्ट थी उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता नाम रखा, और उसके हाथ में बहुत से सिविल और क्रिमिनल जो है जितने भी पावर उसके हाथ में दिए, ठीक है ना। उसके बाद उसने क्या किया कि देयर वर सेपरेट कोर्ट्स ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, वो तो ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है ना, उसको भी और खुद क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड किया। और कॉर्नवालिस जो है एबॉलिश किया कि कोर्ट की फीस, देखिए उस जमाने में आप जब कोर्ट में केस लेके जाते थे तो कोर्ट में केस लेके जाने का भी फीस लगता था। तो बोले नहीं, अब आप कोर्ट में आ रहे हो तो कोर्ट में फीस नहीं लगेगी। तो कोर्ट में फीस नहीं लगी तो क्या होगा, अब जो है वकील आपसे फीस लेंगे, आपका जो केस लड़ेगा वो वकील ही आपसे फीस लेगा। तो उसी दौर से वकीलों ने फीस लेना शुरू किया। तो देखिए, तो द लॉयर वर प्रिस्क्राइब्स फीस। लेकिन बड़ी बात यह है, आज के टाइम में किसी भी वकील की स्पेसिफिक फीस नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वकीलों की भी फीस निर्धारित कर ली, ठीक है। आज वकील जो है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनकी फीस किस लेवल तक होती है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि आप कोर्ट की फीस तो नहीं होगी, लेकिन वकील जो इंडिविजुअल है वो अपने तनख्वाह का सोर्स रखेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कानून पढ़ रहा है, तो कानून की एप्लीकेशन या फिर लोगों का जो उसने जो पढ़ाई की है उसका हर्जाना भी तो उसको मिलना चाहिए। तो उस वकील की फीस जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट कुड बी सूड, मतलब सूड का मतलब जो है उनको भी आप जेल में ले सकते हो, उनको भी आप मुकदमा चला सकते हो। अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो गलत काम कर रहा है, उसको भी आप कोर्ट में ले जा सकते हो। कुड बी सूड बाय द पीपल ऑफ फॉर देयर मिस्टेक, गलत काम कर रहा है, करप्शन कर रहा है, तो गवर्नमेंट सर्वेंट को भी आप जो है कोर्ट में आप कह सकते हैं, उसको भी मतलब जो है उसके खिलाफ भी केस चला सकते हो। और तो और जो थाने में ले जाके पुलिस जो मरम्मत करती थी, जो टॉर्चर करती थी, वो भी रोक दिया। अब आप पुलिस थाने में ले जाके लोगों को मारोगे नहीं। और तो और पहले जो सिस्टम था, क्योंकि वर्तमान जो मॉडर्न इंडिया है उसके पहले जो मिडिवल इंडिया था, मुगल का जो शासन था, उसमें तो अगर आपने चोरी की है तो हाथ काट दो, इस प्रकार के सिस्टम थे ना, वो उंगली काट दो। तो ऐसे जो सिस्टम थे, तो पनिशमेंट लाइक दी चॉपिंग ऑफ लिम्स, नोज और ईयर्स, अगर आपने गलत चीज़ें बताई, देखी, बोली, कुछ भी की, जुबान काट देते, आँख फोड़ देते। तो ये सब सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंद कर दिया। बोले ऐसा अब नहीं होगा, पनिशमेंट का ये सोर्स नहीं रहेगा, प्रॉपर लॉ होंगे और उनके लॉ के थ्रू जो है एक प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन रहेगा कि किस ड्यूरेशन रहेगा, उस इतने ड्यूरेशन के व्यक्ति को जेल में रहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जुडिशियल रिफॉर्म उसने किए।
अब देखते हैं पुलिस रिफॉर्म। अब उसने देखिए पुलिस रिफॉर्म क्यों जरूरी थे कि ही टुक द कंट्रोल ऑफ पुलिस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द लैंडलॉर्ड। पहले जो जमींदार थे वही पुलिस थे, पुलिस वाले भी जो जमींदार थे वही पुलिस वाले भी थे। तो उसने क्या किया कि पुलिस का जो पावर था लोगों को पकड़ने का वो जमींदारों के हाथ से ले लिया, और उसके बाद जो है उसने डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, आज को डीएसपी बोलते हैं, वो बनाए, डीएसपी बनाए और प्रॉपर थाने भी बनाए। अलग अलग जगह में थाने भी होंगे ताकि उस एरिया को जो है वो थाना कवर करेगा। ही एस्टेब्लिश थानाज। पहले इंडिया में थाने नहीं थे, ठीक है ना, थाना ये आपको ऐसे ही लिखना है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब देखिए लॉ एंड ऑर्डर की जब बात आई गई है, तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं। अगर कोई पूछे कि डीएम का जो काम है आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, वो पहला क्या है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। अगर एसएसपी गोली भी चला रहा है तो पहले डीएम को रिपोर्ट करेगा कि भाई हम गोली चलाने वाले हैं, तो डीएम से पूछेगा, क्योंकि जो डीएम है वो राज्य के चीफ सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है या फिर जॉइंट सेक्रेटरी को। तो रेस्पॉन्सिबल जब ये है रिपोर्ट करने के लिए, तो जो भी काम एसएसपी करेगा उसको रिपोर्ट भी करना पड़ता है। और पहला काम डीएम का क्या है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। ठीक है, चलिए, तो ऐसी जानकारी दे दी मैंने। तो जो एस्टेब्लिश जो थाना किया उसका काम उसने उस समय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का दिया। आज का जो डीएम का काम है उस समय उसने थाने को दे दिया था। उसके बाद 1789 में ही प्रोक्लेम दैट पीपल प्रैक्टिसिंग स्लेवरी वुड बी प्रोसिक्यूटेड बाय द लॉ। तो पहले जो गुलाम जो स्लेव रखते थे, वो जो सिस्टम, अगर आपने अपने घर में गुलाम रखा है तो आपको लॉ के तहत पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है ना। तो गुलाम जो सिस्टम था, स्लेवरी जो है, उसने बंद करने की एक शुरुआत की, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए जितना पावर लेके लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था, तो एक चीज पता चली कि परमानेंट सेटलमेंट से प्रॉपर रेवेन्यू जो है कलेक्शन बढ़ गया। इसका मतलब जब उसने चीफ कमांडर का पावर लिया और गवर्नर जनरल का जो पावर लिया, उससे फायदा होने लग गया। तो अब जब फायदा होने लग गया, तो इस प्रकार के पावर को कंपनी कभी हटाएगी क्या? नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऐसा काम तो कभी नहीं करेगी ना जिससे नुकसान हो। तो उसी पावर को जो है चार्टर एक्ट 79 में भी रिकॉग्निशन मिला। उसके बाद में तो चार्टर एक्ट 1793 जब आया, उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का 1793 भी एक्ट भी कहते हैं, और साथ ही साथ पास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू रिन्यू। अब ध्यान से सुनिए, 1773 में जो एक्ट बना था, उसके 20 साल बाद 1793 ये जो एक्ट बना था, उसको बोले फायदा हो रहा है ना, इसी को रिन्यू करते रहो, ठीक है। द चार्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दिस एक्ट ऑथराइज द कंपनी, ऑथराइज कर दिया, जो मोनोपोली है आपको करने की वो आप करते ही रहो, और 20 साल तक आप जो है मोनोपोली रखो, ठीक है ना। दैट इज टू एक्सटेंड द कंपनीज ट्रेडिंग मोनोपोली। ध्यान से सुनिए, मोनोपोली जो है उसको 20 साल तक और लीगलाइज बैकिंग कर दिया कि 20 साल तक आप लीगल रूप से और मोनोपोली कर सकते हो, ठीक है ना। और जो गवर्नर जनरल जो है, उसके पास जो ओवर रूलिंग का जो पावर दिया था काउंसिल को उसको जो है, और इस एक्ट के थ्रू उसको लीगल बैकिंग ठप्पा लगा दिया, ये सही कर रहा है, ठीक है ना। उसको लीगल बैकिंग दे दी और उसको एक्सटेंड भी कर दिया द पावर गिवन टू कॉर्नवालिस। तो जितना पावर कॉर्नवालिस को पावर दिया था, अब जो भी गवर्नर आएगा उसके पास ये पावर तो रहेगा ही रहेगा कि काउंसिल ने जो डिसीजन लिया है इमरजेंसी के टाइम में, गवर्नर उस काउंसिल के डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम देखते हैं ये जो एक्ट था, उसके तहत उसने क्या किया, एक्सटेंसिव पावर ओवर दी सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। जो 1773 का जो एक्ट का था, उसके अंदर मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अंडर में ले आए थे,
और उसी पावर को और ज्यादा मजबूत कर दिया। बोले अब तो और भी ज्यादा, अब आप युद्ध कर रहे हो तो आपको हर हाल में रिपोर्ट भी करना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी लिख के, तो ही आप युद्ध कर पाओगे। और द सैलरी ऑफ द स्टाफ एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था ना, लूटने की भी सैलरी ले रहे थे वो लोग, स्टाफ जो बना रख रहे थे उसकी भी सैलरी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटेन में बैठा है उसकी भी सैलरी, वर ऑल्सो नाउ चार्ज टू द कंपनी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ध्यान से ये देखिए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया है उसमें जो 6 लोग हैं, इन 6 के 6 लोग जो है उसको कंपनी जो है, अब कंपनी जो है ब्रिटेन में जो किस फॉर्म में थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 लोग हैं, पैसा जो कंपनी इंडिया से, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इनको पैसा भेज रही है लूट के, उस पैसे में से इसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल को आपको पैसा भी देना है, फिक्स अमाउंट देनी है। फिक्स अमाउंट हमने पहले ही पढ़ ली क्यों आ रही है, ठीक है। तो प्रॉपर मैकेनिज्म, इससे थ्रू ये, इसके थ्रू ये, पूरी हायरार्की बना दी, एक पूरी हायरार्की बना के लूटना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए 1793 से अगला एक्ट 20 साल के बाद 1813 में आता है, लेकिन ये एक्ट ऐसे ही नहीं जाया जाता। अब इस 20 साल के दौरान बहुत कुछ परिवर्तन यूरोप में हुआ। एक व्यक्ति जिसका नाम हम सबने सुना, नेपोलियन बोनापार्ट, वो आ गया। उसने आने के बाद ब्रिटिश एम्पायर के दांत खट्टे करना शुरू कर दिए। यूरोप के अंदर ब्रिटिश का माल ना आ पाए इसलिए उसने एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम ले आया, वो कि यूरोप के अंदर दूसरे देश जो है ब्रिटेन का माल नहीं खरीदेंगे। अब कॉन्टिनेंटल सिस्टम जो आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो की तो मोनोपोली ऑलरेडी इंडिया में थी, तो उसके पास तो एक अच्छा मार्केट भी था। लेकिन दूसरी जितनी भी कंपनी थी यूरोप में, ब्रिटेन में, वो कहाँ जाए, उनको यूरोप में एक्सेस मिलना बंद हो गया। तो जब एक्सेस मिलना वहाँ बंद हो गया तो दूसरी सारी कंपनियां थी, उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि ये जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी है अब इसको तोड़नी पड़ेगी, हमको भी भेजो वहाँ पे व्यापार करने के लिए, क्योंकि यूरोप का मार्केट तो हमारे लिए एक्सेस ही नहीं है। एक्सेस इसलिए नहीं है कि नेपोलियन ने जो बोल दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रिटेन से माल लेगा तो मैं उसके खिलाफ युद्ध की मुहिम छेड़ दूंगा, ठीक है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम दिया, उसके तहत यूरोप के अंदर विच प्रोहिबिटेड द इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड इनटू द फ्रेंच एलाइज इन यूरोप, जितने भी फ्रेंच के दोस्त थे आप ले ही ले सकते माल यूरोप, ठीक है ना। देखिए नेपोलियन जो था वो अंग्रेजों को बनिया बोलता था, ये लोग बनिए हैं, ठीक है ना। तो ब्रिटिश ट्रेडर, जितने भी ब्रिटिश ट्रेडर थे एंड मर्चेंट सफर्ड, सीधी सी बात हो गया। अब इंडिया में तो वो जा नहीं पा रहे क्योंकि इंडिया में तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, तो हम लोगों के तो नुकसान होना शुरू हो गया। सो दे डिमांडेड दी गिवन द शेयर इन दी ब्रिटिश ट्रेड इन एशिया एंड डिसॉल्व दी मोनोपोली, कि आप मोनोपोली खत्म करो, हम नहीं जा पा रहे, ठीक है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म करने की बात की तो गवर्नमेंट ने कंपनी, जब गवर्नमेंट ने ऐसा काम शुरू किया तो सीधी सी बात है, रिलायंस वाला क्यों चाहेगा कि गवर्नमेंट जो है टाटा वाले को भी अप्रूवल दे, बिरला वाले को भी अप्रूवल दे, ठीक है ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसका विरोध किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने उसका विरोध किया। लेकिन सीधी सी बात है, सारे व्यापारियों को जब नुकसान हो रहा है, इतनी जनता की वॉइस कितने दिन तक रोकोगे। तो ऑब्जेक्ट फाइनली ब्रिटिश जो मर्चेंट थे वर अलाउड कि भाई इतने लोग जो विरोध कर रहे हैं, हमको तो इलेक्शन भी जीतना है, ठीक है, टू ट्रेड इन इंडिया अंडर द स्ट्रिक्ट लाइसेंसिंग। लेकिन चलो एक शर्त रख दी कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, आपको लाइसेंस है जिसके पास वो ही जाके व्यापार कर सकता है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो जाके इंडिया में व्यापार नहीं कर सकता। तो इस सिस्टम के थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1830 आया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब तक मोनोपोली थी लूटने की, अब बहुत सारी कंपनियां आएगी लूटने के लिए। अब तक तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब बहुत सारी कंपनी आएंगी। अच्छा, कंपनी तो आएगी। ये जो दौर है 20 साल का, इसमें धर्म का प्रचार होना भी शुरू हो गया।
और धर्म का जो प्रचार होना शुरू हुआ उसका शुरुआत की मिशनरीज ने। तो इंडिया में सिर्फ व्यापारी नहीं आए, अब जो है मिशनरीज भी आना शुरू हो गई अपने धर्म के व्यापार के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो इंडिया में अब जो है, कैसे सुनिए, अब हम 80s यानी कि 90s जो है 19th सेंचुरी में आ रहे हैं और यहाँ से एक नया सिस्टम भी शुरू हो रहा है। लूटने का तो है ही, अब धर्म परिवर्तन का सिस्टम भी शुरू होगा। और धर्म परिवर्तन का जब सिस्टम शुरू होगा तो भारत में लोग अपना सब कुछ दे सकते हैं पर धर्म नहीं दे सकते। तो यहाँ से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध होना शुरू हुआ और यही विरोध आगे बढ़ते बढ़ते 1857 की लड़ाई में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से एक नई शुरुआत भी हुई। कैसे शुरुआत हुई वो देखते हैं कि जो मोनोपोली थी वो तो खत्म की कंपनी की, लेकिन जो चाइना है उसके साथ जो चाय का व्यापार है वो तो अभी भी आप ही करोगे, उसमें कोई नहीं रोकेगा। वो कंपनी की मोनोपोली वहीं पे रखी, ठीक है, और उसको खत्म नहीं किया कंपनी को। द चार्टर एक्ट पास द ब्रिटिश पार्लियामेंट रिन्यू द ईस्ट इंडिया कंपनी चार्टर फॉर और 1830 का एक्ट जो था उसके थ्रू आपको 1833 तक और रहने का अधिकार दे दिया। 20-20 साल तक कंपनी, चूंकि कंपनी के लोग बैठे थे, बोले हमको 20 साल तक और दो। लेकिन अब मोनोपोली खत्म हो रही है, ठीक है। तो 1813 पास किया, मोनोपोली खत्म की कंपनी, लेकिन 20 साल तक और दे दिया। दिस एक्ट इज इंपॉर्टेंट इन इंडिया as it defined for the first time the constitutional position of British Indian territory। ध्यान से सुनिए, constitutional position। इस constitutional position को हम आज से रिलेट करते हैं कि इंडिया का जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में 1 है कि इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो इंडिया का जो इंडिया की जो स्ट्रेटजी है या फिर इंडिया की जो करंट पोजीशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। इसी तरह से जो ब्रिटिश की जो टेरिटरी है या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है वो अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गई और वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पोजीशन भी दे दी, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, अब देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन दे दी तो यहाँ का ब्रिटेन का जो हेड है, इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट है, ऐसे ही ब्रिटेन में क्राउन जो है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिली तो क्राउन की जो सॉवरेनिटी है, क्राउन के जो अधिकार है, जो ब्रिटिश का पोजीशन है वो भी हो गया उसके इनडायरेक्टली। क्या अब जो है इंडिया है वो कंपनी के अंडर में नहीं रहेगा, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट किसके अंडर में राज करती है? क्राउन के अंडर में। जैसे कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है उसके नाम से सारे एग्रीमेंट साइन होते हैं, तो वैसे ही क्राउन के नाम से साइन होंगे। और द कंपनीज रूल वॉज एक्सटेंडेड फॉर नेक्स्ट 20 years and their trade monopoly was ended except मोनोपोली ट्रेंड की खत्म कर दी, सिर्फ चाइना के साथ जो चाय का व्यापार करते थे। ये लोग चाय का व्यापार कैसे करते थे? असम में चाय उगवाते थे, असम में चाय बनाते और चाइना को बेचते थे। ये जो सिस्टम इन्होंने शुरू किया था इसका सिर्फ कंपनी के पास ही राइट रहेगा, ठीक है। तो ये जो राइट उनको मिला, इस राइट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, बाकी ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी। और साथ ही साथ जो ओपियम, जो ओपियम को क्या बोलते हैं हम? अफीम का व्यापार, उसकी भी मोनोपोली खत्म नहीं की, ठीक है ना, चाइना के साथ। उसके बाद इस एक्ट ने क्या किया? दिस एक्ट रेगुलेट द कंपनीज। अब देखिए कंपनी की जितनी भी जमीन इंडिया में थी अब सारी की सारी ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई। बोले अब ये जमीन भी तुम्हारी नहीं रही, ठीक है ना। और ब्रिटिश का जो टेरिटोरियल रेवेन्यू जितना भी होता था और जितना भी कॉमर्शियल रेवेन्यू होता था और जितना भी फायदा होता था वो भी अब गवर्नमेंट के नाम से हो गया, गवर्नमेंट का हो गया।
मैंने आपको पहले ही बोला था गवर्नमेंट एकदम से नहीं आएगी। 1773 से लेके 1813 तक इतने साल लगभग 40 साल जो है 40 साल तक इंतजार किया। बोले कोई नहीं, आप जितना कमाना है कमा लो। इट वॉज आस्क्ड टू कीप इट्स टेरिटोरियल एंड कॉमर्शियल अकाउंट्स सेपरेट। मतलब आप जो है अपनी टेरिटरी का जो है उसका अकाउंट और कॉमर्शियल अकाउंट, जमीन से जितना रेवेन्यू हो रहा है वो भी अलग रखोगे, और वहां पे जो व्यापार हो रहा है उसका रेवेन्यू होगा वो भी अलग अलग अकाउंट में रखोगे, ताकि करप्शन कम होगा। वो भी अब जो है आपको अलग अलग करना है। ऐसा नहीं कि बस एक कलेक्शन करके दिखा दिया, नहीं, अकाउंट भी अलग अलग बताने। अब देखो क्या किया, इट एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट टू टैक्स पीपल। जो आज की जो पंचायत है, ठीक है ना, तो उस समय पंचायत नहीं थी, वहां पे लोकल गवर्नमेंट भी बैठे तो अंग्रेजी थे। अब सीधे गांव में जाके वो लोग जो है टैक्स ले सकते थे टू दी ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। इट दैट इज एम्पावर द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्स ऑन पर्सन एंड पनिश दोज हु डिड नॉट पे द टैक्स। यानी कि आज की जो पंचायत है, अगर पंचायत में जो लोग हैं, अगर वहाँ के गांव के लोग अगर टैक्स नहीं दे रहे हैं तो पंचायत को जो है उसको पनिश करने का अधिकार भी दे दिया। ये अधिकार पहले सुप्रीम कोर्ट के पास था, अब सुप्रीम कोर्ट का जो पावर डाइल्यूट कर दिया। उसके बाद क्या किया, वो कंपनी का जो डिविडेंड वाज फिक्स फॉर 10.5%। पहले जो कंपनी कमा रही थी, अब तो आपको बस जितना भी मिल रहा है उसका 10.5% मिलेगा बस, बाकी सारा हमारा। अब तक जो ये था कि जितना कमाना है तुम कमाओ, सब कुछ तुम्हारा, बस हम तुम जो कमा रहे हैं वो बता दो आप हमको। अब है 90% हमारा, 10% तुम्हारा, ठीक है। और तो और द एक्ट गेव मोर पावर फॉर द कोर्ट इन इंडिया ओवर द यूरोपियंस ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। यानी कि जो कोर्ट थे उनको, जो यहाँ पे जो ब्रिटिश के जो लोग आ रहे थे, यहाँ पे जो कंपनी के साथ साथ जो दूसरे लोग आ रहे थे, वो कैसे अगर वो आके कुछ मर्डर कर दे या कुछ ऐसा सिविल जो मामला हो जाए, उनके जो रेगुलेट करने का पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट को और दे दिया, ठीक है। तो इस एक्ट की हम समरी समझते हैं। अब देखिए, इस एक्ट के थ्रू मैंने आपको बताया, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट वाज ग्रांटेड परमिशन टू दी मिशनरीज। मैंने आपको बोला ना, टू इंडिया टू एंगेज द रिलीजियस प्रोसेलिटाइजेशन। देखिए, रिलीजियस प्रोसेलिटाइजेशन का मतलब क्या होता है? प्रोसेलिटाइज का मतलब होता है धर्म परिवर्तन। आपको वहां के लोगों को धर्म परिवर्तित करने का अधिकार दे दिया, मिशनरीज को भेज दिया कि आप वहां जाओ, लोगों को धर्म परिवर्तित करवाओ। प्रॉपर लीगल बैकिंग, ठीक है ना। द मिशनरीज वर सक्सेसफुल इन गेटिंग अपॉइंटमेंट ऑफ द बिशप, ठीक है ना, फॉर ब्रिटिश इंडिया। अब नाम क्या है? ब्रिटिश इंडिया। इंडिया का नाम क्या है? ब्रिटिश इंडिया, ठीक है ना। विथ हिज हेडक्वार्टर एट कलकत्ता इन प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है ना। तो कलकत्ता में एक हेड ऑफिस बना दिया, मिशनरीज को बहुत सारे बिशप बना दिए, जाओ धर्म का प्रचार करो, ये आपका कानूनी अधिकार है, ठीक है। उसके बाद द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फाइनेंशियल ग्रांट टूवर्ड द रिवाइवल ऑफ इंडियन लिटरेचर एंड द प्रमोशन ऑफ द साइंस। अच्छा, अब देखिए, जिस समय वो लोग यहाँ आए थे, अब तो धीरे 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 40-50 साल हो गए उनको यहाँ पे पैर जमाने। अब उन्होंने एक देखा कि कुछ जो लोग कम पढ़े लिखे हैं वो हमारे सिस्टम में फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो कुछ एजुकेशन सिस्टम शुरू करते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऐसा कि ब्रिटिश बेसिस पे एजुकेट करते हैं, ताकि यहाँ के कुछ लोग पढ़ लेंगे तो हमारे काम ही आएंगे। मोटो ये नहीं था कि एजुकेटेड इंडियन को करना है, मोटो ये था कि कुछ पढ़ लेंगे तो हमारे काम आएंगे। तो यहाँ से उन्होंने कुछ लिटरेचर और साइंस की शुरुआत की। और तो और कंपनी वॉज ऑल्सो टेक अप द ग्रेटर रोल इन द एजुकेशन। अब बोला, कंपनी को बोला ब्रिटिश गवर्नर ने कि आप साल का 1 लाख रुपया खर्च करोगे इंडिया में एजुकेशन के लिए। तो 1 लाख साल का, देखिए कितनी बड़ी बात है पूरे देश के लिए 1 लाख रुपया। वो कितनी सीरियस है कंपनी, वो कितनी सीरियस है वहाँ की गवर्नमेंट, वो इसी से पता चलता है। पूरे देश के लिए 1 लाख रुपया अलॉट किया,
कि आपको 1 लाख में साल में यहाँ के इंडिया में एजुकेशन को कुछ डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो उनकी सीरियसनेस इस एक्ट से दिखती है। अब देखिए आगे का जो हमारा है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, क्योंकि ये एक्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है इस क्लास में जो कुछ पढ़ाया है वो रिवाइज करें जरूर। पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, आज की क्लास की पूरी पीपीटी आपको मिलेगी, और धीरे धीरे हम लोग इसको स्पीड को पकड़ेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब चूंकि हमने क्लास शुरू की है तो आपको कुछ रिसोर्सेज पता होने चाहिए कि कहाँ से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे तो हम आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन जो पीपीटी मेरी है वो वन ऑफ द मेन सोर्स रहेगा आपका। साथ ही साथ आप लोगों को कुछ अलग से जो मेहनत करनी है, थोड़ा जो अपने एफर्ट डालने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको लिए आसान रहेगा कि किस तरह से हमको सिलेबस कवर करना है और कैसे हम लोग जो है इसको पूरा फोकस रखेंगे, ठीक है ना। तो एक बार वो स्लाइड करके फर्स्ट जो ब्लैंक था उसमें ले आना। हाँ, ये ले, थर्ड स्लाइड, हाँ बस, हाँ ये फुल कर दो। हाँ देखिए, अब पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, आपको जो मैं बता रहा हूं तो अलग से वो प्रीलिम और मेंस का नहीं है, जो कुछ है वो कंपाइल करके ही बता रहा हूं, ताकि आप लोगों के लिए आसान ये रहेगा। अगर हम प्रीलिम प्लस मेंस की बातें करें तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। मैं आपको रिसोर्स लिखवा रहा हूं जो आपको ध्यान रखेगा। देखिए 9th से लेके 10th, 9th, 10th, 11th और 12th, इन चारों की NCERT आपको खरीदने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सब अवेलेबल है। ये चारों किताबों आपको पढ़ना है। अब इन चारों किताबों को पढ़ने से क्या होगा कि आपको जो है एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ जाएगी। उसके बाद आपको बुक जो है, वैसे मैं तो एक सोर्स बहुत सारी हो सकती है, लेकिन अभी मार्केट में लक्ष्मीकांत पॉलिटी, इस क्लास के साथ साथ, या फिर हम जो एक युवा उपनिषद है, एक युवा उपनिषद, जो भी गुजराती मीडियम से जो लोग हैं, ठीक है। मैं तो हालांकि ये सब सोर्स मैं खुद नहीं पढ़ता हूं, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके साथ मेरी क्लास पीपीटी के साथ साथ आप लोग ये कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को जो रेगुलर है वो द हिंदू एडिटोरियल जो है, आपको ओनली IAS, जिसमें कि सुमित सर डेली पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे उसके। ये नोट्स कैसे बनाते हैं उसकी हम एक दिन क्लास रख देंगे, लेकिन अभी के लिए आप शुरुआत कर दें। तो देखिए, ये 3 ही सोर्स रखने हैं आपके पास, और एक जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, वो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आपको अपने पास रखने ही हैं, सॉल्व करने हैं उसको। अभी से आप